हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे का ये सेशन नंबर 176 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड वेंजियंस। आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड वेंजियंस को डिटेल में जानते हैं। ये जो वर्ड है वेंजियंस, इट्स अ नाउन और इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ हर्टिंग, पनिशिंग, इंजुरिंग और इवन किलिंग समवन हु प्रीवियसली हार्म्ड यू। एक बंदा जिसने कभी आपको चोट पहुंचाई थी, नुकसान पहुंचाया था, हार्म किया था, इंज्योर किया था या हर्ट किया था, उस व्यक्ति से बदला लेना, उसे हर्ट करके, पनिश करके, इंजर्ड करके या कई बार उसे मार करके, इसको कहते हैं वेंजियंस। आप इसे हिंदी में बदला कह सकते हैं या फिर प्रतिशोध कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? प्रतिशोध लेना, इंतकाम जिसको कहते हैं, राइट। हाँ, वो क्या, एक बॉलीवुड का सॉन्ग है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। दिस इज कॉल्ड वेंजियंस। शादी में जरूर आना, शायद इसी मूवी का सॉन्ग है वो। सो वेंजियंस मीन्स क्या? एक तरीके से जब आप बदला ले रहे हैं, प्रतिशोध ले रहे हैं, क्योंकि बंदे ने आपको कभी परेशान किया था। याद करने का तरीका क्या है? एक बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है रिवेंज। हर कोई जानता होगा। रिवेंज का मतलब ही है बदला लेना। रिवेंज में जो वेंज आप देख रहे हैं ना, वेंज, ये देखिए, वही वेंज यहां पर भी तो है। जब रिवेंज का वेंज यहां है और रिवेंज का मतलब बदला लेने से है, तो वेंजियंस का मतलब भी तो बदला या प्रतिशोध हो गया। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। और ये जो वेंज है ना, इससे और भी वर्ड बनते, जैसे एक एवेंज बनता है, इसी से एक वर्ड जो है वेंजफुल बनता है, राइट। और ये जो वेंजियंस वर्ड आप देख रहे हैं, आप इसके एडजेक्टिव की अगर बात करें तो ये वेंजियंट हो जाएगा। GEANCE के प्लेस पे टी लग जाएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। तो वेंजियंस का मतलब बदला या प्रतिशोध से है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, पढ़िए। फर्स्ट वन सेज द मैन स्वोर। स्वोर का मतलब होता है कसम खाना, ये स्वेर का सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म इसी का SWORN होता है। द मैन स्वोर वेंजियंस मतलब उस बंदे ने कसम खाई कि वो बदला लेगा ऑन दोज हु किडनैप्ड हिज चाइल्ड। किसी बंदे के बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया या कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, तो उस बंदे ने फिर ये कसम खाई कि वो उन सब से बदला लेगा इस घटना का जिन्होंने उसके बच्चे को किडनैप किया था। एक और एग्जाम्पल है, सम एंग्री मैन सेट द गेस्ट हाउस बिल्डिंग ऑन फायर। कुछ गुस्साए हुए लोगों ने गेस्ट हाउस की बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया, उस पर आग लगा दी, एज एन एक्ट ऑफ वेंजियंस। वो बदला लेने के लिए आए थे। मान लीजिए कि कोई भी रीजन रहा हो, उसमें जो लोग ठहरे हुए हों, उन्होंने कुछ गलत किया हो, समझ रहे हैं? हाँ, तो वो वेंजियंस हो गया। नंबर 3, द इंक्वायरी इनिशिएटेड अगेंस्ट आवर लीडर is an act done in vengeance as we have defeated the other party in the recently held elections, said the leader in the parliament। एक लीडर ने पार्लियामेंट में ये बात बोली कि हमारे लीडर के खिलाफ जो इंक्वायरी इनिशिएट की जा रही है, ये बदले की भावना से किया गया काम है। क्यों? क्योंकि हमने दूसरी पार्टी को अभी हाल के ही चुनाव में हार चखाई है या हराया है, तो उसका बदला लेने के लिए हमारे लीडर के खिलाफ इंक्वायरी को इनिशिएट किया जा रहा है, राइट। सिनोनिम्स: रिवेंज, रिट्रीब्यूशन, रेटिलिएशन, रिप्राइजल, काउंटर अटैक, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, क्विड फ्रो क्यू, इसका भी यही मतलब है, जैसे को तैसा। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जहां पर भले ही आपके साथ कुछ गलत किया गया हो, फिर भी आप माफ कर दें, जैसे फॉरगिवनेस, पार्डन या सिंपैथी हो सकता है, राइट। वर्ड रेमिटेंस। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड रेमिटेंस को डिटेल में जानते हैं। ये वर्ड एक नाउन है। इसका मीनिंग है अ सम ऑफ मनी सेंड फ्रॉम वन पर्सन और पार्टी टू द अदर, यूजुअली लोकेटेड एट अ डिस्टेंस। मतलब एक व्यक्ति या पक्ष के द्वारा दूसरे व्यक्ति या पक्ष को पैसे भेजना, संभवतः वो दूसरा पक्ष या व्यक्ति जिसको पैसे भेजे जा रहे हैं वो एक डिस्टेंस पर हो, जैसे कि वो दूसरे स्टेट में हो या कई बार वो अब्रॉड में हो, तो वो रेमिटेंस है। पर्सनल केसेस के लिए ज़्यादा यूज होता है। रेमिटेंस बेसिकली वो सम ऑफ मनी है जो आप
ओफ करते हैं, मतलब आप एक तरीके से उसको जरूर दें क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। जैसे कि पेरेंट्स ने बच्चे को पढ़ाया, पढ़ लिख करके अब वो बच्चा जो है यूएसए में सेटल्ड है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो इंडिया में अपने पेरेंट्स को पैसे भेजे, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ही तो उसको पढ़ाया है। तो वो जो पैसे अपने पेरेंट्स को भेजेगा वो रेमिटेंस कहा जाएगा। इंडिविजुअल्स के लिए ज्यादा यूज होता है, नॉन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है ये, मनी ऑर्डर टाइप का रेमिटेंस। सर रेमिट का मतलब ही होता है भुगतान करना, रेमिट का मतलब ही है भुगतान करना, तो वहीं से रेमिटेंस आ गया, इसको आप क्या कहेंगे, भुगतान। ज्यादातर ये बिजनेस के लिए यूज नहीं होता, इंडिविजुअल्स के लिए यूज होता है। किसी का बच्चा जो है वो कुवैत में रह रहा है और अपने घर वालों को बीच बीच में पैसे भेजता रहता है, वो रेमिटेंस कहा जाएगा। याद रखिएगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कभी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में या फिलर्स में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम के। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आर एल्डर सन इज सेटल्ड अब्रॉड, हमारा बड़ा बेटा जो है विदेश में रह रहा है, ही हैज अ फैमिली देयर टू, उसका वहां पे परिवार भी है, एंड ही सेंड्स रेमिटेंस टू अस एवरी मंथ, और वो हम लोगों को यहाँ हिंदुस्तान में हर महीने जो है वो पैसे भेजता है, ये रेमिटेंस हो गया। एक और एग्जाम्पल है, वी आर एक्सपेक्टिंग द रेमिटेंस बी डिलीवर्ड टू अस बाय नेक्स्ट वीक, हमको जो पैसा आना है विदेश से या दूसरी जगह से, हमें उम्मीद है कि वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। राइट, सिमिलर वर्ड्स, पेमेंट है, अलाउंस है, मेंटेनेंस है। बेसिकली क्या होता है, ये आप इसलिए अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं ताकि उनका जीवन यापन होता रहे। एड है, एलिमनी है, रिपरेशन है, इंडेमनिटी है, भुगतान, रेस्टिट्यूशन है। मुझे तो लग रहा है कि सिमिलर वर्ड्स के भी कई सारे वर्ड्स आपके बहुत काम के हो सकते हैं, जैसे रेपरेशन हो गया, इंडेमनिटी हो गया, रेस्टिट्यूशन हो गया, एलिमनी हो गया। तो इन सारे वर्ड्स को आप तैयार करें। वर्ड स्टेडफास्ट, आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड स्टेडफास्ट को डिटेल में जानते हैं। ये वर्ड एक एडजेक्टिव है, मीनिंग से ये वर्ड बहुत पॉजिटिव है। क्या मीनिंग है? इट मीन्स टू बी वेरी डिवोटेड और लॉयल टू अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, बिलीफ और कॉज। मतलब जब आप बहुत मजबूती से निष्ठावान हैं, वचनबद्ध हैं, कमिटेड हैं, हिंदी में मैंने शब्द क्या बोला, निष्ठावान हैं, वचनबद्ध हैं, फिर चाहे वो कोई पर्सन हो उसको लेके, किसी संस्था को लेके, किसी मत या विश्वास को लेकर के, धर्म को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के, अगर आपने कमिटमेंट दे रखा है, आप 100% लॉयल हैं, तो देन यू आर स्टेडफास्ट, नॉट चेंजिंग और शिवरिंग एट ऑल। मतलब कहीं से आपको डगमगाना है ही नहीं, एक तरीके से अडिग ही रहना है। कहीं से आपका जो भरोसा है, विश्वास है, वो टूटेगा नहीं कहीं से। स्टेडफास्ट होने का मतलब ये है, बहुत ज़्यादा मजबूती से किसी चीज़ को परस्यू करना। और एक पॉजिटिव वर्ड है क्योंकि इसका मतलब जिद्दी होना नहीं है, राइट? क्योंकि आप स्टेडफास्ट धीमे धीमे होते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, स्टेड वर्ड जो है, इसी से एक वर्ड बनता है स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? निरंतर, धीमे धीमे। तो स्टडी से जब स्टेड बना तो इसका मतलब ग्रेजुअली हुआ, धीमे धीमे। और फास्ट का मतलब एक तो तेज होता है और दूसरा मतलब बांधना भी होता है। जैसे आपको अगर कहा जाए कि अपने जूते की डोरियां बांधो, तो फास्टन योर शू लेसेस। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट को बांधो या पहनो, तो फास्टन द सीट बेल्ट। फास्ट का मतलब बांधना या कसना भी होता है। तो अगर धीरे धीरे चीजें बांधी जाए, कसी जाए, मजबूत की जाए, तो वो ज्यादा मजबूत होंगे ना। धीमे धीमे यहां पर एक रिश्ता मजबूत हो रहा है, धीमे धीमे एक तरीके से किसी का विचार मजबूत हो रहा है, धीमे धीमे कोई किसी चीज से इंस्पायर्ड हो रहा है, फिर उसके प्रति वो समर्पित हो रहा है। देन द पर्सन इज स्टेडफास्ट। मैंने कहा ना पॉजिटिव वर्ड है। अब आप एग्जाम्पल से समझिए। आई हैव दीज मेनी एग्जाम्पल्स ताकि आप समझ सको कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस वर्ड इज। माई ग्रैंडफादर वॉज अ स्टेडफास्ट सपोर्टर ऑफ कम्युनिज्म। मेरे दादाजी एक तगड़े सपोर्टर थे, बहुत ही मजबूत वाले सपोर्टर थे कम्युनिज्म के, साम्यवाद के। नंबर 2, the lady's steadfast commitment to pursue justice। उस महिला ने ये कसम खा रखी थी, ठान रखी थी कि वो न्याय तो दिलवा के रहेगी ही। Ensured that the culprits were sent behind the bars। और उसके
खुद को किए गए इस स्टेट फास्ट कमिटमेंट की बदौलत ही ऐसा हुआ कि कल्प्रिट्स जो है दे वर सेंट बिहाइंड द बार्स। बिहाइंड द बार्स मतलब जेल के अंदर सलाखों के पीछे। तो देखिए ना, उस महिला ने जब अपने आप को एक स्टेट फास्ट कमिटमेंट दिया तो उसका नतीजा क्या हुआ कि उसने जस्टिस को इंश्योर किया, राइट। नंबर 3, वी हैव बीन स्टेडफास्ट फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। हम बचपन से ही बहुत तगड़े वाले पक्के वाले दोस्त हैं, मजबूत दोस्त हैं। Number 4, the locals' steadfast and vehement opposition was the main force why the builders couldn't get the jungle eliminated and factory established. कुछ बिल्डर्स एक जंगल को खत्म करके काट करके एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, लेकिन गांव वालों ने, लोकल वालों ने बहुत तेजी से, वेहमेंट होने का मतलब बहुत ही फोर्स के साथ, विद ऑल फोर्स, बहुत ही फोर्स के साथ, बहुत ही ताकत के साथ और लगातार ऑपोजिशन किया, लगातार विरोध किया और उसके चलते बिल्डर्स जंगल को काट नहीं पाए, फैक्ट्री को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। ये हुआ लोकल्स का स्टेडफास्ट होना। एक और एग्जांपल है, द अक्यूज्ड रिमेन्ड स्टेडफास्ट इन हिज प्ली ऑफ इनोसेंस। जब आरोपी को बार बार ये बोला जा रहा था कि तुम ही अपराधी हो, तुम ही अपराधी हो, तो वो बार बार कहता रहा, नो आई एम नॉट गिल्टी एट ऑल। So he was steadfast in his plea of innocence. बार बार वो मजबूती से ये कहता रहा कि वो इनोसेंट है, वो निर्दोष है, राइट। Synonyms: staunch, loyal, allegiant, committed, devoted, devout, true, faithful, unwavering, हिलना ही नहीं कहीं से, stalwart. Antonyms: disloyal, opportunist मतलब अवसरवादी, टर्न कोड अवसरवादी, अनरिलायबल जिस पे आप भरोसा नहीं करेंगे, वेवरिंग जो डर जाएगा, घबरा जाएगा, पीछे आ जाएगा, राइट। स्टेडफास्ट होने में आप पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। वर्ड कंपंक्शन, आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड कंपंक्शन को डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वर्ड इज अ नाउन। यूजुअली ये देखा गया है कि अगर सफिक्स के तौर पे TION लगा हो, SSION हो, SION हो या CION हो, सो ऑल दिस रिजल्ट्स इन नाउन। तो कंपंक्शन क्या है? इट्स अ नाउन। मीनिंग क्या है? इट मीन्स द फीलिंग ऑफ डीप रिग्रेट अबाउट डूइंग समथिंग रॉन्ग, इमोरल और अनलॉफुल। इसका मतलब है कि आपने कुछ गलत किया है, कुछ गलत कहा है या करने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, अब आपको उसका बहुत खेद है, अफसोस है, पछतावा है, दुख है। एक शब्द आपने पढ़ा होगा मलाल है। इसी को हम क्या कहते हैं? कंपंक्शन कहते हैं। ये पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक मेड सर्वेंट ने कुछ रुपए घर से चुरा लिए, राइट। अब उसने चुरा तो लिए लेकिन उसको अफसोस है कि उसने ऐसा किया, तो ये कंपंक्शन का पार्ट है। या ऐसे समझ लीजिए कि वही मेड ने ये तय किया है कि वो आज कुछ पैसे चुराएगी या कल चुराएगी, तो ये फ्यूचर में वो करेगी ना उसे, लेकिन अफसोस है इस चीज़ का। भले ही वो इस काम को रोक नहीं सकती, करेगी ज़रूर, लेकिन उसे अफसोस है इस चीज़ का, कंपंक्शन है, राइट। किसी ने अपने फ्रेंड की हेल्प नहीं की थी इन हिज एडवर्स टाइम और उसे आज बहुत अफसोस है, राइट। रोड साइड इंजरी हो गई हो किसी को, आप कहीं से निकल के चले गए, आपने देखा कोई ब्लीड कर रहा था, आपने अपनी बाइक रोकी लेकिन आप उसके पास जाके उसकी हेल्प करने नहीं गए। नेक्स्ट डे यू केम टू नो दैट द मैन डाइड बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग। अब आपको बहुत अफसोस है कि had I gone near to that person, had I called the ambulance, हो सकता है कि वो बच गया होता। तो ये अफसोस है आपको, कंपंक्शन है आपको, राइट। जब देवी काली ने शिव के ऊपर पैर रख दिया तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, तभी मारे अफसोस के उनकी जुबान बाहर आ गई। ये कंपंक्शन का पार्ट है, राइट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। द ड्रंक ड्राइवर शोड नो कंपंक्शन आफ्टर किलिंग एन इनोसेंट पर्सन। एक बंदा शराब पी के ड्राइव कर रहा था और उसने एक इनोसेंट पर्सन के ऊपर कार चढ़ा दी, मार दिया उसे, लेकिन उसे रत्ती भर भी अफसोस नहीं हुआ इस चीज का। He showed no compunction at all. Number 2,
The police officer kept us waiting outside for all day long with the slightest compunction. किसी रीजन से हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और पुलिस ऑफिसर ने दिन भर हमको बाहर बिठा के रखा, वेट करा के रखा, और इस बात को उसको रत्ती भर भी मलाल नहीं था कि हम दिन भर रुके रहे. Sex education is a must and no one should feel any compunction while talking about it, even to their own children. आज के समय में सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और किसी को भी सेक्स जैसे मसले पर किसी से भी बात करने में, इवन अपने खुद के बच्चों से भी बात करने में किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन, अफसोस या मलाल नहीं होना चाहिए. सर समटाइम्स कंपंक्शन ऑल्सो मीन्स हेजिटेशन, कि आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो वो भी कंपंक्शन हो सकता है, एज इन दिस केस. नंबर 4, आई वॉज फास्ट बिकमिंग वर्कहोलिक. वर्क एल्कोहलिक होने का मतलब है जब आप पर काम का भूत सवार हो, नशा सवार हो, 24/7 आप सिर्फ काम ही करते रहते हो. एंड गेटिंग हार्डली एनी टाइम टू स्पेयर विद माई किड्स. कोई कह रहा है मैं वर्कहोलिक हुआ जा रहा था और अपने बच्चों के साथ रत्ती भर भी टाइम स्पेयर करने के लिए मुझे नहीं मिल रहा था. सो आई लेफ्ट माई जॉब, इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी. एंड आई हैव नो कंपंक्शन अबाउट डूइंग सो. ऐसा मैंने किया, इस बात का मुझे जरा भी अफसोस नहीं है. स्वेट बाई कंपंक्शन, बहुत ज़्यादा खेत से भरे होने के चलते. द लेडी कन्फेस्ड हर ऑफेंस, उस महिला ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया, मान लिया. अब कंपंक्शन के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? रिमोर्स, रिग्रेट, मिसगिविंग. थोड़ा सा मिसगिविंग का मतलब भ्रम होता है आपको, मतलब हेजिटेशन है एक तरीके से. कंट्रीशन, पेनिटेंस, अफसोस. एट्रीशन, दुख. रिपेंटेंस, डिमर. एंटोनिम्स, इम्पेनिटेंस, रिमोर्सलेसनेस, रत्ती भर भी आपको खेद नहीं है. पेनिटेंस का ऑपोजिट इम्पेनिटेंस, राइट. वर्ड सेलिब्रियस. आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड सेलिब्रियस को डिटेल में जानते हैं. दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, मीनिंग है समथिंग दैट इज फेवरेबल टू हेल्थ, यानी कि जो चीज़ आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो, राइट. तो आप इसे स्वास्थ्यवर्धक कह सकते हैं. स्वास्थ्यवर्धक, बेनिफिशियल टू हेल्थ, फेवरेबल टू योर हेल्थ. ज़्यादातर सेलिब्रियस वर्ड को किसी प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ही क्लीन हो, हाइजीनिक हो, राइट. प्लीजेंट है, टाइडी है, उसकी एयर, वहाँ का एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स, सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा है. मतलब पेड़ पौधे हैं, क्लीन एयर है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, कहीं से भी गार्बेज नहीं है, कूड़ा कबाड़ के ढेर नहीं लगे हुए हैं. तो वो साफ सुथरे प्लेस को आप सेलिब्रियस कहते हैं, वेयर लाइफ इज ईजी, राइट. ये है सेलिब्रियस का मीनिंग. अब इसे याद कैसे रखेंगे? इस इमेज को देखिए, ये सैलेड है, एवरीवन नोज, और हम सब ये भी जानते हैं कि सैलेड हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हेल्दी राइट में आता है, बेनिफिट पहुंचाता है. तो आप इससे रिलेट करिए ना सर. सैलेड सेलिब्रियस होता है. सैलेड कैसा होता है? सेलिब्रियस होता है. स्पेलिंग भी देखिए मेल खा रही बहुत हद तक. सैलेड कैसा होता है? सेलिब्रियस. जिस प्रकार सैलेड सेलिब्रियस है, यानी सैलेड हेल्दी है, तो सेलिब्रियस का मतलब भी क्या हो गया? हेल्दी, राइट. जो फूड आपकी तबीयत के लिए हेल्दी हो, या कोई प्लेस जो बहुत ही साफ सुथरा हो, जहाँ पे रहना अच्छा लगे. एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, पढ़िए. पहला एग्जाम्पल कहता है, आई ऑलवेज सर्व माई गेस्ट फूड दैट इज सेलिब्रियस. कोई कह रहा है मैं हमेशा अपने गेस्ट को वही फूड देता हूँ जो सेलिब्रियस हो, मतलब स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं देता. एग्जाम्पल 2, सच ए सेलिब्रियस प्लेस इट इज. कितना साफ सुथरा स्थान है ये. क्लीन वाटर, प्योर एयर एंड एवरीथिंग एल्स वन नीड्स टू लीड अ हेल्दी लाइफ. कितना साफ सुथरा प्लेस है ये. साफ पानी है, शुद्ध हवा है, और क्या चाहिए लाइफ के लिए? सब कुछ तो है यहाँ पर जो एक हेल्दी लाइफ को लीड करने के लिए चाहिए. सिनोनिम्स, हेल्दी, हाइजीनिक, सैनिटरी, न्यूट्रिशियस, ये फूड के लिए हो जाएगा. हाइजीनिक प्लेस के लिए हो सकता है. होलसम, फेवरेबल, बिनायन, जो आपके फेवर में हो. इनविगरेटिंग, जो चीज़ें आपको एनर्जी दें. तो अगर आप एक साफ सुथरी जगह पर रहेंगे, अच्छा फूड लेंगे, तो रिफ्रेश फील करेंगे ना हमेशा. तो इनविगरेटिंग भी हो सकता है. एंटोनिम्स, impure, polluted, contaminated,
हाँ, rancid, putrefied, untidy, प्लेस के लिए खास तौर पे। इस तरीके से मैंने आपको सेलिब्रियस वर्ड पढ़ा दिया। वर्ड सिमुलेट, आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड सिमुलेट को डिटेल में स्टडी करते हैं। सो दिस वर्ड इज अ वर्ब, इसकी आगे की फॉर्म्स बड़ी ही सिंपल है, आपको डी ऐड कर देना है, राइट। सिमुलेटेड, सिमुलेटेड, इसका मीनिंग है इफ यू सिमुलेट एन ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस, नॉइज, फीलिंग और एन इफेक्ट, यू प्रोड्यूस समथिंग दैट लुक्स और अपीयर्स और साउंड्स लाइक इट बट इज अनरियल। मतलब किसी चीज को हूबहू वैसे ही पेश करना, फिर वो चाहे कोई वस्तु हो, कोई फीलिंग हो, कोई साउंड हो, कोई इमोशन हो, कोई इफेक्ट हो, लेकिन वो हो रियल ना। जैसे कि आप भेड़िए को देखिए, वुल्फ, जब वो बोलता है तो वो लगता है कि कोई रो रहा है, तो वो एक क्राइंग साउंड को सिमुलेट करता है। वो असल में रो तो नहीं रहा होता, पर लगता है कि कोई रो रहा है। फिल्मों में आप देखते हैं कि बारिश हो रही है, एक्चुअली में बारिश हो नहीं रही होती, वो आर्टिफिशियल रेन हो रही होती, तो सिमुलेट किया जाता है रेन को, ठीक है। इसको कहते हैं टू सिमुलेट समथिंग। किसी वीडियो के माध्यम से कुछ दिखाया जाए कि ऐसा हो रहा है जबकि ऐसा हुआ ना हो। कोविड के टाइम पे आपको याद होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखाया जा रहा था कि इटली में इतनी तेजी से लोग मर रहे हैं। बाद में पता चला वो एक डॉक्टर्ड वीडियो था, उसमें सिर्फ सिमुलेट किया जा रहा था इफेक्ट ऑफ कोविड को, कि इतना ज़्यादा सीवियर इफेक्ट है, राइट। एग्जाम्पल देखिए, द वुड हैज़ बिन पेंटेड टू सिमुलेट स्टोन। वुड को ऐसे, लकड़ी को ऐसे पेंट किया गया कि लगता ही नहीं लकड़ी है, लगता है कि वो पत्थर है। कभी कभी आप प्लास्टिक की कोई चेयर या कोई टेबल या कोई फर्नीचर देखते हैं और आपको लगता है प्लास्टिक का है कि लकड़ी का है, और होता वो प्लास्टिक का है, पर उसको पेंट ऐसे किया गया होता है कि वो लगता है कि लकड़ी का है। और ये लकड़ी की कोई चीज़ है, उसको ऐसे पेंट कर दिया गया है कि लग रहा लकड़ी का नहीं है, स्टोन का है, पत्थर का है, राइट। अब देखिए, शी वॉज नॉट सैड एट ऑल, उसको रत्ती भर भी दुख नहीं था। शी वॉज नॉट सैड एट ऑल, शी जस्ट ट्राइड टू सिमुलेट ग्रीफ, उसको जरा भी दुख नहीं था। लेट्स से कि कोई गुजर गया और आपको पता चला, अब आपको रत्ती भर भी उसका दुख नहीं है, लेकिन जब आप लोगों के बीच में पहुंचे जहां पे ऐसे लोग थे जो मौन कर रहे थे, तो आपने वहां पे जा करके दुख जताने की कोशिश की, हालांकि आप रत्ती भर भी दुखी नहीं थे। तो यू जस्ट ट्राई टू सिमुलेट ग्रीफ, दिखावा करने की कोशिश की। अनदर एग्जाम्पल, आई वॉज ऑलरेडी अवेयर ऑफ द न्यूज, मुझे खबर का पहले से ही अंदाजा था, मुझे खबर पहले से ही मालूम थी, बट आई सिमुलेटेड सरप्राइज, लेकिन मैंने आश्चर्यचकित होने का बहाना किया या दिखावा किया। व्हेन माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट हिज डिसमिसल, जब मेरे दोस्त ने अपने नौकरी से निकाले जाने की बात बताई, मतलब मैं पहले से जानता था कि मेरे दोस्त को नौकरी से निकाला जा चुका था, तो मेरे लिए कुछ भी न्यू या सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन मैंने अपने दोस्त के आगे दिखावा किया कि अरे ये कैसे हो गया। दिस इज कॉल्ड टू सिमुलेट। एक और एग्जाम्पल है, द फेमस मेल सिंगर यूज टू सिमुलेट फीमेल वॉइस इन हिज सिंगिंग समटाइम्स। वो एक मेल सिंगर था, बहुत ही फेमस मेल सिंगर था, लेकिन बीच बीच में वो महिलाओं की आवाज़, फीमेल वॉइस को भी निकालता था, वो सिमुलेट करता था। एक्चुअली में वो फीमेल वॉइस नहीं थी, क्योंकि वो किसी फीमेल की वॉइस थी नहीं, वो तो उसी की वॉइस थी, तो यानी कि वो फीमेल वॉइस को सिमुलेट करता था, राइट। ये इसका मीनिंग हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया। अब याद कैसे रखेंगे ना, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। सर इसको याद करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, आप इसे सिमिलर से रिलेट कर लीजिए। जो चीज़ें सिमिलर लगे, जो चीज़ सिमुलेट करती हैं वो सिमिलर लगती हैं। सिमिलर होने का मतलब सिमुलेट करने का, जो चीज़ें सिमुलेट करती हैं वो सिमिलर लगती हैं, होती अलग हैं, होती सिमिलर नहीं है, राइट। हूबहू वैसा ही नजर आना, होना नहीं, सिमिलर नजर आना, सिमुलेट करना, सिमिलर नजर आना। अस्यूम, प्रिडेंट, इमिटेट, मिमिक, डुप्लीकेट, रेप्लिकेट, उसी का दूसरा वर्जन तैयार कर देना। आपने रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें वो जो सिस्टम से वो रेप्लिकेट करता है, 1 से 100 बन जाते हैं। फेन, रिजेंबल करना। एंटोनिम्स में जो चीज़ रियल है, ओरिजिनल है, जिसमें कुछ भी फेक नहीं है। वर्ड स्टॉलवर्ट, आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड स्टॉलवर्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव
पॉजिटिव वर्ड है ये, इसका मतलब है समर्पित, लॉयल, डिवोटेड, कट्टर, जबरा, राइट। हाँ, स्टॉन्च। अभी पीछे के एक वर्ड ऑफ द डे के सेशन में मैंने आपको स्टेड फास्ट पढ़ाया था, तो स्टेड फास्ट जो है स्टॉलवर्ट का सिनोनिम है। तो जब आप कमिटेड हैं, डिवोटेड हैं, लॉयल हैं, फेथफुल हैं, आप धोखा नहीं दे सकते, राइट। देन यू आर अ स्टॉलवर्ट सपोर्टर ऑफ अ पर्सन। पढ़िए ना, a stalwart is a loyal worker or supporter of a person or a cause or an organization, especially a political party. ऐसे लोगों को स्टॉलवर्ट बोलते हैं। अच्छा, मीनिंग तो आप जान गए। एक बात और समझिए, स्टॉलवर्ट होने का सिर्फ यही मतलब नहीं कि आप बहुत बड़े लॉयलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। इसका ये भी मतलब है कि आपका एक कद भी है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर्टिकुलर रोल में आपका एक बड़ा रोल भी है। एक शब्द आपने हिंदी में पढ़ा होगा, पितामह। पितामह को कई बार आप स्टॉलवर्ट कहते हैं। भारत की एक बहुत बड़ी और पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। आप जानते हैं कि एल के आडवाणी साहब उसके बहुत पुराने और शुरुआती समय के लीडर रहे, स्पेशली वो फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं बीजेपी के, और उन्हें बीजेपी का स्टॉलवर्ट कहा जाता है। तो स्टॉलवर्ट होने का मतलब है जब बंदा अपने मूल्यों पर शुरू से लेके आखिरी तक टिका रहे और उसकी वर्थ भी होनी चाहिए, राइट। अब इसे याद कैसे रखेंगे? आप स्टॉलवर्ट का इतना हिस्सा अलग करिए, टॉल बोलिए। अगर आप एक टॉल लीडर हैं किसी पार्टी के, तो आपकी उसमें वैल्यू है, रुतबा है, आपका कद है। टॉल लीडर होने का मतलब बड़ा नेता होना। तो जो बंदा स्टॉलवर्ट है वो लॉयलिस्ट और कमिटेड होने के साथ साथ उस पॉलिटिकल पार्टी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा टॉल लीडर भी है, राइट। तो इस तरीके से आप चाहें तो स्टॉलवर्ट को याद कर सकते, टॉल से रिलेट कर लीजिए। टॉल पर्सनालिटी, स्टॉलवर्ट पर्सनालिटी। टॉल लीडर, स्टॉलवर्ट लीडर। एग्जाम्पल देखिए, द स्टॉलवर्ट कैप्टन रिफ्यूज टू डिजर्ट द शिप व्हेन इट हिट एन आइसबर्ग। एक नाव, एक जहाज जो है आइसबर्ग से टकरा जाता है। कैप्टन के पास एक चॉइस होती है कि वो लाइफ सेविंग बोट का सहारा ले करके बच के निकल जाए, लेकिन वो एक स्टॉलवर्ट कैप्टन होता है, वो अपने लोगों को छोड़ करके नहीं जाता, अपने लोगों को छोड़ के नहीं जाता। यू कैन रिलेट दिस एग्जाम्पल विद द मूवी कॉल्ड टाइटैनिक, राइट। वहां से रिलेट कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 2, आई एम अ स्टॉलवर्ट सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। कोई कह रहा है मैं लोकतांत्रिक मूल्यों का कट्टर या बड़ा वाला समर्थक हूं। नंबर 3, द स्टॉलवर्ट लीडर्स ऑफ द पार्टी कैनवस्ड डेज एंड नाइट्स फॉर ईयर्स। जो पार्टी के पुराने, बड़े और जो कमिटेड लीडर्स थे, उन्होंने पार्टी के लिए दिन रात जो है कैनवस किया, समर्थन जुटाया, प्रचार किया, एंड दे सक्सेसफुली ब्रॉट इट टू पावर। और फलस्वरूप वो उस पार्टी को सत्ता में भी लेकर के आए। आर यू अ स्टॉलवर्ट बिलीवर इन गॉड? आर यू अ स्टॉलवर्ट बिलीवर ऑफ हिंदुइज्म? आर यू अ स्टॉलवर्ट बिलीवर ऑफ गॉड? जो भी आप बोलें, राइट। क्या आप एक कट्टर बिलीवर हैं, एक बहुत पक्के समर्थक हैं, बहुत ज़्यादा आपको भरोसा है ईश्वर के एग्जिस्टेंस में? आर यू अ स्टॉलवर्ट बिलीवर ऑफ गॉड? इस तरीके से, राइट। तो आप ये भी समझिए कि आप सिर्फ लॉयलिस्ट नहीं होंगे, आपका पद और कद भी बड़ा होगा। सुषमा स्वराज जी को बीजेपी का स्टॉलवर्ट कहा जाता था, इस तरीके से। सो सिनोनिम्स, लॉयल, स्टेडफास्ट, अर्नेस्ट, कमिटेड, स्टॉन्च, एटसेट्रा। एंटोनिम्स, वीक, नॉन एंटिटी, शिवरिंग, टिमिड, पुसिलेनिमस, ये सारे वर्ड्स। तो स्टॉलवर्ट वर्ड आपको जरूर समझ में आया होगा। आप टॉल से रिलेट करिए। टॉल पर्सनालिटी, स्टॉलवर्ट पर्सनालिटी, बड़ा अहम किरदार जिसका हो, जो लॉयल होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप लॉयल नहीं होंगे तो आप किसी भी संस्था में लंबे समय तक टिक ही नहीं पाएंगे, और टिक नहीं पाएंगे तो आपका कद बड़ा हो ही नहीं पाएगा। वर्ड टैंजिबल। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड टैंजिबल को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, जेन्युइन वर्ड है, अच्छा वर्ड है। इसका मतलब है समथिंग दैट इज डेफिनेट इनफ टू बी इजीली सीन, फेल्ट, टच्ड, नोटिस्ड और अप्लाइड, उसको कहते हैं टैंजिबल। जो चीज़ आपको वास्तविक लगे, जो चीज़ आपको रियल लगे, जो चीज़ आपको मीनिंगफुल लगे, लगे कि हाँ इसे देखा जा सकता है, महसूस कर सकते हैं,
टच कर सकते हैं, इसे समझा जा सकता है, इसे अमल में लाया जा सकता है। वेरी गुड पॉइंट कि इसे अप्लाई किया जा सकता है। टैंजिबल का एग्जैक्ट मीनिंग है जिसका एक मूर्ति रूप है, जिसका एक फिजिकल फॉर्म है, तभी तो उसको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। जैसे कि बॉडी और सोल होता है, तो बॉडी को टैंजिबल समझा गया क्योंकि इट कैन बी टच्ड, इट कैन बी परसीव्ड बाय टच, फील कर सकते हैं आप उसे। हाँ, तो और सोल को नहीं कर सकते तो वो इनटैंजिबल हो जाता है, टैंजिबल का ऑपोजिट। बाकी ब्रॉडर एस्पेक्ट में आप देखेंगे तो टैंजिबल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। आपने कोई बात बोली और अगर वो बात बिना हाथ पैर की है तो वो टैंजिबल नहीं है। मतलब आपने कोई बात बोली और लेकिन उसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसमें कोई सब्सटेंस ही नहीं, यानी कि वो टैंजिबल नहीं है, उसमें कोई टैंजिबिलिटी नहीं है। राइट, जो चीज़ें क्रेडिबल है, जो चीज़ें आपको लगती हैं कि रियल है, ओरिजिनल है, बेस्ड ऑन थॉट्स हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल हैं, तो उनको आप टैंजिबल समझते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। और याद करने का तरीका क्या है वो समझिए। एक्चुअली में टैंज इज अ रूट, नहीं मालूम है आपको, मैं बता रहा हूँ। कहाँ गया? टैंज इज अ रूट, TANG, जिसका मतलब ही होता है टच करना। आप ज्योमेट्री में जाइए तो वहाँ एक टेंजेंट वर्ड होता है, स्पर्श रेखा को कहते हैं। टेंजेंट लाइन होती, टच करते हुए जाती है वो किसी सर्कल को, राइट। इसी से देखिए इंटैंजिबल एक वर्ड बनता है, दो चीज़ों को आपस में लपेटना। उल्टा डिस इंटैंजिबल होता है, गांठ को खोलना, अलग अलग करना, दो चीज़ें आपस में चिपकी हुई हैं, जुड़ी हुई, टच्ड हैं, उन्हें अलग अलग करना, राइट। इसी से ही टैंजिबिलिटी बनता है। और टैंजिबल का ऑपोजिट इनटैंजिबल बनता है, जो चीज़ें फेक हैं, जेन्युइन नहीं है, रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, प्रैक्टिकल, जिनमें कुछ भी नहीं है। तो टैंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। टैंजेंट से आप सब कुछ समझ सकते हैं। एग्जाम्पल 1, अनलाइक मेनी पीपल टुडे आई प्रेफर अ टैंजिबल बुक मेड आउट ऑफ पेपर टू एन इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग टूल। कोई कह रहा है आजकल बहुत से लोग जो है ना गैजेट में बुक देख करके पढ़ लेंगे, ई कॉपी, ई बुक से पढ़ लेंगे, लेकिन मुझे ई बुक समझ में नहीं आती, मुझे पेपर वाली बुक समझ में आती है। एक टैंजिबल बुक जो पेपर की बनी हुई हो, तो जिसको मैं छू सकता हूं, तो टैंजिबल हो गया। एक और एग्जाम्पल है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। द ट्रायल जज वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन एन एविडेंस दैट वॉज टैंजिबल इनफ। ट्रायल का जो जज था, जो जज सुपरसीड कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे मुकदमे को, वो सिर्फ ऐसे एविडेंस में ही इंटरेस्टेड थे जो टैंजिबल हो, मतलब जो लगे कि हाँ यार ये असल में हो सकता है, इसे वास्तविक माना जा सकता, हाँ ऐसा हुआ होगा। तो टैंजिबल मतलब जो चीज़ें क्रेडिबल लगी हो, जो चीज़ें रियल लग रही हो। अब इसमें कुछ भी छूने जैसा नहीं है, हाँ, इसमें समथिंग विच इज क्लियर टू योर माइंड, वो चीज़ें टैंजिबल हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉय छुट्टी पर चला गया, जब नेक्स्ट डे आया तो एम्प्लॉयर ने पूछा व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। उसने तर्क दिया कि दिस इज व्हाई आई गॉट एब्सेंट यस्टरडे। तो एम्प्लॉयर ने कहा क्या यार फिजूल की बात कर रहे हो, एटलीस्ट कुछ टैंजिबल क्लैरिफिकेशन तो दो, कुछ टैंजिबल एक्सक्यूज दो जिसपे यकीन तो किया जा सके। तो वो मतलब जो चीज़ रियल लगे, आपको लगे कि हाँ एक्सेप्टेबल है, वो हो सकता है, पॉसिबल है। एक और एग्जाम्पल है, आई थिंक वी शुड नॉट गो हेड विद दीज आइडियाज एज दे आर हार्डली टैंजिबल इनफ। कोई कह रहा मुझे नहीं लगता कि हमें इन आइडियाज के साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये टैंजिबल ही नहीं है, इनमें कोई कोई एक्सपेरिमेंट जैसी चीज लगता हुई ही नहीं है, ट्राई करके कुछ देखा ही नहीं गया है। समझ रहे हैं? तो टैंजिबिलिटी मिसिंग है। सिनोनिम्स, ऑथेंटिक, जेन्युइन, मटेरियल, पैल्पेबल जो दिख रहा है, परसेप्टिबल जिसे महसूस कर सकते हैं, सब्सटैंशियल जिसमें दम है, जिसमें एक सब्सटेंस है, वजन है, टचेबल जिसको टच कर सकते हैं। एंटोनिम्स, इंटैंजिबल, इमटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, अनरियल, फेक, बोगस, राइट, वो सब टैंजिबल के ऑपोजिट हो जाएंगे। पेटुलेंट, आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड पेटुलेंट को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब है अ पर्सन अ बिहेवियर दैट इज इरिटेबल स्पेशली इन अ चाइल्डिश वे, समबडी हु इज चाइल्डिशली बैड टेम्पर्ड। ऐसे व्यक्ति को पेटुलेंट कहते हैं जो बहुत शिकायती, झगड़ालू, गुस्सैल है ना,
छोटी छोटी बातों पे जिसको गुस्सा आ जाता हो, तुनुक मिजाजी स्वभाव का जो बंदा होता है, भले ही वो एडल्ट हो लेकिन उसका ये जो नेचर है वो थोड़ा सा चाइल्डिश कंसीडर किया जा रहा हो, कि जरा सी बात पे, जैसे कि गर्म पानी मांगा था किसी ने पीने के लिए, लुक वार्म वाटर, अब वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया, अब वो इसी बात पे गुस्सा कर जाए। हाँ, अब किसी को थोड़ी सी टॉफ़ी कम मिली, चॉकलेट कम मिली, इसी बात पे उसको खराब लगे और वो मुंह बना ले, गुस्सा कर ले, तो सच पीपल आर टर्म्ड एज बीइंग पेटुलेंट, चाइल्डिशली बैड टेम्पर्ड, जो बहुत गुस्सा करेगा, तुनुक मिजाजी स्वभाव का होगा। याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए आप इसी वर्ड को पार्ट्स में ब्रेक करिए, पेटू और फिर एंट। सर आप जानते हैं कि एंट या आंट का मतलब होता है चींटी। चींटी काटेगी तो आपको गुस्सा ही तो आएगा। पेटू का मतलब एक मोटा तगड़ा आदमी हो सकता है, तो एक मोटे तगड़े आदमी को चींटी काट ले तो उसको कितना गुस्सा आएगा? वो सोचेगा दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मैं हूं और मुझे एक चींटी ने परेशान कर दिया। तो अगर एक पेटू आदमी को चींटी काटेगा तो उसको कितना गुस्सा आएगा? तो जो गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति है, सच पर्सन इज कॉल्ड पेटुलेंट, राइट? लेकिन वो अच्छा वर्ड नहीं है क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाते हैं, विच इज नॉट गुड। एग्जाम्पल, बिकॉज द एक्ट्रेस वाइंड अबाउट, वाइंड का मतलब होता है कंप्लेन करना, चिल्लाना, शिकायत करना, एवरीथिंग ऑन द मूवी सेट। एक एक्ट्रेस है, वो मूवी सेट पर हर चीज को लेके उसको कंप्लेन ही करनी, कुछ भी उसे ठीक ही नहीं लग रहा है। द फिल्म मेकर डिस्क्राइब्ड हर बीइंग अ पेटुलेंट लेडी, इसलिए फिल्म मेकर ने उसको कहा ये एक बहुत ही चिड़चिड़ी टाइप की एक्ट्रेस है, बहुत ही चिड़चिड़ी टाइप की। Example 2, he was a petulant child who was easily get aggravated. Aggravate होने का मतलब गुस्सा करना, even by smallest thing. वो एक बहुत ही शिकायती और मतलब झगड़ालू टाइप का, गुस्सैल टाइप का बच्चा था जो छोटी छोटी बातों को लेकर भी गुस्सा करने ही लगता था। लव वॉक्ड आउट स्लैमिंग द डोर, लव जो है दरवाजे को धड़ाम से धक्का मारते हुए बाहर चला जाता है इन अ पेटुलेंट मैनर, ये दिखाते हुए कि उसको खराब लगा, ये दिखाते हुए कि उसको गुस्सा आई है, राइट? तो पेटुलेंट होने का मतलब क्या? गुस्सैल होना। सिनोनिम्स, पीविश, फ्रैक्शस, कैंटैंक्रस, इरिसिबल, क्रैबी, सरली, डिसग्रंटल्ड एंड मेनी मोर। एंटोनिम्स, एमिनेबल, कॉम्प्लिसेंट, चीयरफुल, अग्रीबल, मैनेजेबल, डिसिप्लिन्ड, काम, कंपोज्ड, राइट? ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। वर्ड स्क्रूपुलस, आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड स्क्रूपुलस को डिटेल में स्टडी करते हैं। सो दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, राइट? और इसका मीनिंग है somebody who is scrupulous takes great care to do what is fair, honest and morally right. एक बंदा जो स्क्रूपुलस है वो इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि वो जो भी काम करे वो सही हो, ईमानदारी से वो किसी काम को करे, यानी कि नैतिक रूप से वो बिल्कुल सही हो रहा हो। मतलब जो इस बात का ध्यान रखे कि क्या जस्ट है और क्या अनजस्ट है, क्या सही है क्या गलत है, और सही का ही हमेशा साथ दे वो, राइट? ऐसे लोगों को स्क्रूपुलस कहा जाता है, जो नैतिकता पर बहुत ध्यान रखते हैं कि ये प्रिंसिपली करेक्ट है तो हम यही करेंगे। और स्क्रूपुलस का एक और मीनिंग होता है अगर कोई बंदा बहुत ही अटेंशन के साथ किसी काम को कर रहा है, जैसे कि कोई स्टूडेंट जब लिख रहा है तो लिखते समय वो ध्यान दे रहा है कि सारे अल्फाबेट्स वो अच्छे से बनाए ताकि उसकी जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन साउंड करे, तो वो स्क्रूपुलस हो सकता है वाइल राइटिंग। समझ रहे हैं आप? स्क्रूपुलस होकर के एक बंदा जो है पेंटिंग ड्रॉ कर रहा होता है, या कोई अगर कोई कुछ भी काम अगर आप कर रहे हैं और बहुत ही ध्यान से कर रहे हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। समझ रहे हैं? एक शीट ऑफ पेपर कोई कट करना है आपको और स्क्वायर फॉर्मेट पे कट करना है, तो अगर आप स्क्रूपुलस होंगे तो वो स्क्वायर फॉर्मेट पे ही कट होगा। और बाकी एग्जैक्ट मीनिंग इसका यही है कि प्रिंसिपली क्या करेक्ट है इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि आप एक जज से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अनफेयर ना हो, बायस्ड ना हो, वो स्क्रूपुलस हो, वो खुद भी इस बात का ध्यान रखे कि किसी भी पार्टी को ये ना लगे कि मैं उसका अनड्यू फेवर कर रहा हूं। मेरी बात आपको समझ में आई ना? स्क्रूपुलस होने का मतलब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको कोई बड़ा आपके सामने है तो आप चेयर उसके लिए खाली करते हैं, ये स्क्रूपुलस होना है।
जरा एग्जाम्पल से समझिए और समझ में आ जाएगा। और उससे पहले ये मीनिंग को याद करने का तरीका देखिए। ये दो टूल्स हैं, इस वर्ड को आप ब्रेक कर लीजिए। आप इसे बोले स्क्रू और प्लास। ये स्क्रूपुलस वर्ड है, आप इसे स्क्रू और प्लास बोलिए। ये स्क्रू हो गया और ये प्लास हो गया, स्क्रू हो गया और ये प्लास हो गया। क्या होता है ना सर, या स्क्रू हो गया और स्क्रू ड्राइवर नहीं होता, वो ले लीजिए। तो जैसे ये नट बोल्ट है, स्क्रू है, अब इसको अगर सावधानी पूर्वक ना टाइट किया जाए तो ये ढीला रहेगा, और अगर आप प्लास से या स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देंगे तब तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा ना, तब ये ढीला नहीं रहेगा। अगर कोई बंदा जब बोल्ट को या स्क्रू को कस रहा है तो अगर वो उसे लूज रखेगा तो वो तो गलत है, लापरवाही का हिस्सा हुआ ना। और अगर वो किसी स्क्रू ड्राइवर से या प्लास से स्क्रू को अगर प्लास से वो टाइट करेगा तो अच्छे से टाइट हो जाएगा, यानी कि ये उसकी सावधानी का हिस्सा है। तो जो बंदा स्क्रूपुलस होता है वो बड़ा ही सावधान बंदा होता है, सतर्क रहता है कि कोई गलती उससे कहीं से ना हो जाए, राइट। हाँ, इस बात का ध्यान रखता है। एग्जाम्पल पढ़िए, द बोर्ड इज स्क्रूपुलस इन इट्स कंसिडरेशन ऑफ ऑल एप्लीकेशंस फॉर लाइसेंसेस। मान लीजिए लाइसेंस के लिए 100 के आसपास एप्लीकेशंस आई हैं, तो बोर्ड इस बात का ध्यान रख रहा है कि किसी भी एप्लीकेंट को ये ना लगे कि इनको इसलिए चुन लिया गया क्योंकि इनका कोई बोर्ड के मेंबर से रिलेशन था, कास्ट का रिलेशन था, या इन्होंने घूस दे रखी थी। मतलब बोर्ड इस बात का ध्यान रख रहा है कि ईमानदारी पूर्वक, सावधानी पूर्वक और बिल्कुल सही तरीके से सारे एप्लीकेशंस की मेरिट के आधार पर ही तय हो कि किसको लाइसेंस दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना। नंबर 2, पेरेंट्स नीड टू बी स्क्रूपुलस व्हाइल डीलिंग विद अ गर्ल चाइल्ड एंड अ बॉय चाइल्ड। अक्सर ऐसा होता है कि अगर घर में एक लड़का है बच्चे में और एक बच्चा जो है लड़की है, तो अक्सर ये होता है कि भेदभाव हो ही जाता है। तो पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस बात का ध्यान रखें कि दोनों बच्चों में कभी ये भाव ना आ पाए कि हमारे साथ मतभेद किया जा रहा है। तो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो स्क्रूपुलस हो करके डील करें, किसी को ना लगे कि मेरी वैल्यू कम की जा रही है। योर शर्ट हैज बीन स्टिच्ड सो परफेक्टली। आपका ये शर्ट इतना बढ़िया सिला गया है कि सिर्फ एक स्क्रूपुलस टेलर ही ऐसा कर सकता है। मतलब जो बहुत गुणी और बहुत काबिल टेलर होगा वही इतना बढ़िया फिटिंग का शर्ट जो है सिल सकता। सिर्फ वही टेलर जो बहुत बारीक बारीक से सिलाई करता होगा, बहुत बारीक से चीज़ों को देख करके सिलाई करता होगा। तो ये था स्क्रूपुलस का मीनिंग। सिनोनिम्स, मेटिकुलस, पंक्चुअलियस, कंशंसियस, केयरफुल, सावधान, इन सब का मतलब है छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने वाला। कर्मठ, ईमानदार, अपराइट, ऑनेस्ट, अबव बोर्ड, इन सब का मतलब नैतिक रूप से सही है। केयरलेस, स्लैपडैश, पार्शियल, अनजस्ट, रैश। पार्शियल अनजस्ट बेईमान में आ जाएगा, रैश लापरवाह में आ जाएगा, केयरलेस और स्लैपडैश भी लापरवाह में आ जाएगा। वर्ड डिराइड। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड डिराइड को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज अ वर्ब, राइट। इसका नाउन वर्जन है DERISION। आई स्पेल अगेन, DERISION। ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब है उपहास उड़ाना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना, एक तरीके से हंसना किसी के ऊपर, राइट। ये है डिराइड का मीनिंग। इफ यू डिराइड समवन और समथिंग, यू मेक मॉकरी ऑफ देम और देयर एफर्ट्स। अगर आप डिराइड करते हैं किसी व्यक्ति को तो आप उस व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं या फिर आप उस व्यक्ति के एफर्ट्स, उसके प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं। तो किसी को नीचा दिखाना, मजाक उड़ाना, हाँ, कटाक्ष करना किसी पर, इस तरीके से ये है इसका मीनिंग डिराइड का, राइट। अब इस मीनिंग को याद कैसे करेंगे? आप इस वर्ड को दो पार्ट्स में ब्रेक करिए, डी और राइड। आप जानते हैं कि राइड का मीनिंग है बाइक या स्कूटी ड्राइव करना, राइट। कार को आप चलाते हैं तो ड्राइव है, स्कूटी या बाइक चलाते हैं तो यू राइड अ बाइसिकल, यू राइड अ स्कूटी। अब मैं समझने के लिए कुछ इस्तेमाल करूंगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे लेट से कोई महिला एक स्कूटी चला रही है। बहुत बार क्या होता है कि महिलाएं स्कूटी ठीक से नहीं चलाती हैं
और कई बार तो लोग सिर्फ इसलिए भी किसी एक का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो उनकी कैटेगरी से, रेस से, जीन से, जेंडर से नहीं होता है, राइट। अब मैं जो भी करूँगा वो समझाने के लिए करूँगा, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। डिराइड, अब कोई महिला स्कूटी चला रही हो और वो ढंग से ना चला रही हो, विच यू ऑफन सी। अब वो महिला स्कूटी चला रही पर वो ढंग से नहीं चला रही, रूल्स को ब्रेक करते हुए ऊट पटांग चला रही है, तो ऐसे में क्या होगा सर, दूसरे लोग जो उसे देखेंगे स्कूटी चलाते हैं वो क्या करेंगे, हंसेंगे ना उस पर, मजाक उड़ाएंगे। बस यहीं से आप मीनिंग याद कर लीजिए डिराइड का, राइट। किसी को मेरी बातों से हर्ट नहीं होना है क्योंकि मैं तो जस्ट फॉर टीचिंग पर्पज ये बात बताता हूँ। तो अगर एक महिला राइड कर रही है स्कूटी और वो गंदे तरीके से राइड कर रही है तो आप उसके स्कूटी चलाने के तरीके पर हंसेंगे, उसका उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। बस यहीं से वर्ड आ जाएगा डिराइड। एग्जाम्पल देखिए, हेल्प अदर्स नॉट डिराइड देम। कोई कह रहा है कि दूसरों की मदद करें, हंसे ना उन पर। When I chose driving as my career, some male drivers would often deride me for being a female driver. एक महिला कह रही कि जब मैंने ड्राइविंग को अपना करियर चुना तो उस टाइम कुछ मेल ड्राइवर जो हैं अक्सर मुझ पे हंसा करते थे। क्यों? क्योंकि मैं एक फीमेल होकर के ड्राइविंग कर रही थी। इस बात से बहुत से मेल ड्राइवर जो हैं, यूं कहिए कि इनसिक्योर फील करते हो, खफा रहते हो, या यूं कहिए कि नीचा दिखाने के लिए वो मुझ पर हंसते थे। दे वुड ऑफन डिराइड मी। बिहेव योरसेल्फ, यू मस्ट नॉट डिराइड हर सिंगिंग बाय कॉलिंग इट पैथेटिक। बिहेव योरसेल्फ, तमीज से पेश आओ। तुमको उसकी सिंगिंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ये कहते हुए कि दैट इज पैथेटिक, बहुत ही बकवास है, बेकार है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करके तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसकी सिंगिंग का मजाक उड़ा रहे हो। यू शुड नॉट डू दिस, बिहेव योरसेल्फ। ये था डिराइड का मीनिंग। सिनोनिम्स, रिडिक्यूल, मॉक एट, डेनिग्रेट, नीचा दिखाना, पिलरी, मेक फन ऑफ, जीर, जाइव एंड मेनी अदर्स। एंटोनिम्स में आप उसी चीज को मजाक नहीं उड़ाएंगे बल्कि अप्रिशिएट करेंगे, सराहना करेंगे, अप्रूव करेंगे, ताली बजाएंगे। लाइक रिस्पेक्ट, प्रेज, कमेंट, appreciate, applaud, approve, compliment, and many others. वर्ड स्लैक। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड स्लैक को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इसका मीनिंग है लूज और नॉट फर्मली हेल्ड और टाइट, मतलब जिसको आप ढीला कह सकते हैं, राइट। जैसे कि एक पोल है ये और एक पोल है ये। अब इससे रस्सी बंधी है, अगर रस्सी टाइट है तो वो ऐसी होगी, अगर रस्सी टाइट नहीं है, लूज स्लैक है, तो वो थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे जो बैडमिंटन और वॉलीबॉल में खेलने के लिए जो नेट यूज़ की जाती है, अगर वो नेट बहुत कस के बांधी गई है तो अलग बात है, अगर वो लूज है, ढीली है, तो आप उसे स्लैक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्लैक, मतलब स्लो, ढीला, ढीला, नॉट फर्मली हेल्ड। जैसे कोई नट बोल्ट है, अगर वो बहुत अच्छे से कसा नहीं है तो क्या कहेंगे आप उसे? स्लैक कहेंगे, राइट। कभी कभी गाड़ी का जो पहिया है वो बबलिंग करता है, वो घूमता नाचता रहता है दाएं बाएं करके, आउट ऑफ शेप में जा करके, वो इट्स यूजुअली बिकॉज ऑफ बीइंग स्लैक। आई बात समझ में? और देखिए स्लैक के लिए ये इमेज को देखिए, स्लैक ये कुछ ट्राउजर्स हैं। एक ट्राउजर्स होती है कि आप बहुत फिट हो वो, और एक है कि लूज हो, थोड़ा सा क्या हो, ढीली, जिसको कह सकते हैं। ये देखिए, ये गिटार है, प्रोबेबली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये इसकी स्ट्रिंग है, डोरी। अब ये इतनी उठ रही है, इसका क्या मतलब है? एक कर्व बना जा रहा है ना सर, तो ये स्लैक है। जहां कहीं भी एक कर्व बन जाए, ऐसे भी या ऐसे भी, तो वो चीजें कैसी हैं? स्लैक हैं, लूज। एग्जैक्ट मीनिंग इसका यही है, ढीला, राइट। थोड़ा बहुत इसको सुस्त भी कह सकते हैं, आलसी भी कह सकते हैं। जैसे कि कोई किसी काम में ढीला है, डिसीजंस लेने में ढीला है, तो उधर भी स्लैक हो सकता है। स्लैक, सुस्त, आलसी, नेग्लिजेंट, लापरवाह जिसको कहेंगे। अब अगर कोई व्यक्ति काम में ढीला है, सुस्त है, देर से फैसले लेता है, तो वो लापरवाह भी तो हुआ, लिखा है ना सर। नेग्लिजेंट और स्लो टू डिसाइड ऑन समथिंग। ध्यान से समझिएगा सर, किसी चीज को अगर कस के नहीं पकड़ा गया, टाइट नहीं किया गया, तो वो स्लैक है। जैसे शू लेसेस आपकी, या शूज ही आपके बड़े हैं तो वो स्लैक हैं, राइट।
और दूसरा मीनिंग है कि आप थोड़ा से आलसी हैं, लापरवाह हैं, ढीले हैं कुछ भी फैसला लेने में। एक और मीनिंग है स्लोइंग, शोइंग लिटिल एक्टिविटी यूजुअली इन बिजनेस। अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, कम कस्टमर्स आ रहे हैं, कम ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्लैक हो सकता है। जैसे फेस्टिवल सीजन में सेल बहुत ज़्यादा होती, ऑफ सीजन्स में थोड़ा सा सेल कम हो जाती है, डाउन। जैसे मार्केट डाउन है, अगर शेयर मार्केट डाउन है तो वो स्लैक है। क्या है? स्लैक है। ये मीनिंग हो गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये रह गया, अभी इसको भी समझा दूंगा। अब इसे याद करने का तरीका देखिए। स्लैक को याद करने के लिए आप इसे लैक से ले लीजिए। लैक, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ फूड, कमी। हाँ, लैक ऑफ मतलब फूड की कमी है, पानी की कमी है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषण की कमी, कमी को लैक कहते हैं। सर आप कभी कभी नॉलेज में लैक करते हैं, नॉलेज में लैक, मनी में लैक करते हैं, एनर्जी में लैक करते हैं। तो ऐसे भी रिलेट करिए ना। अगर आप नॉलेज में लैक कर रहे हैं, एनर्जी में लैक कर रहे हैं, तो आप लापरवाह हैं, आलसी हैं, सुस्त हैं, स्लो हैं। मनी में लैक कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप थोड़े से सख्त नहीं हैं। आप एक तरीके से लूज हैं, आलसी टाइप से हैं, राइट। ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए, इस बंदे का मुंह खोला का खोला, ये लैक जॉ कहा जाता है। ये ऐसा जबड़ा होता है, इसको जॉ कहते हैं। अगर आपका मुंह खुला है किसी भी वजह से, मान लीजिए सरप्राइज में है, हाँ, या कभी कभी लोग सोते हैं तो सोते समय उनका मुंह खुला रहता है तो स्लैक बोला जाता है, स्लैक जॉ बोलते हैं। एग्जाम्पल से पढ़िए और क्लियर हो जाएगा। द स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड द पार्सल वो स्लैक। एक पार्सल है, उसको चारों तरफ से डोरी से बांधा गया, लेकिन वो डोरी ढीली थी, तो यानी कि स्लैक थी। ड्यूरिंग दीज मंथ्स ऑफ ईयर बिजनेस यूजुअली रिमेन्स स्लैक। साल के इन महीनों में बिजनेस प्राय जो है कम ही रहता है, मतलब कम रहता है बिजनेस। आई मीन द हैबिट ऑफ वेयरिंग ट्राउजर्स दोज आर स्लैक। कोई कह रहा है मैं ऐसी ट्राउजर्स पहनना पसंद करता हूँ जो ढीली हो, यानी कंफर्टेबल हो। द लेडी वॉज गेजिंग एट द पेंटिंग्स विद जॉ स्लैक। वो महिला जो है उन सुंदर पेंटिंग्स को टकटकी लगा करके देख रही थी, और वो भूल गई थी कि उसका मुंह खुला ही है, विद हर जॉ स्लैक। वन कैन नॉट एक्सपेक्ट शीला टू बी ऑन टाइम, शी इज अ बिट स्लैक। हाँ, मतलब आप शीला से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो टाइम पे आएगी, क्योंकि वो थोड़ी सी स्लो है, आलसी है, लेजी है, लैक करती है, एक्टिव नहीं है सर, है ना, एक्टिव नहीं। अब आप समझो सर, जैसे ही आप एक्टिव होंगे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बिजनेस एक्टिव होगा, बढ़िया ग्रोथ हो जाएगी। कुछ भी एक्टिव होने का मतलब ये है कि आपका मुंह खुला नहीं होगा, आप जान रहे होगे। एक्टिव होने का मतलब है कि आप टाइम पे पहुंचेंगे, लेट नहीं पहुंचेंगे। तो स्लैक को लैक करने से रिलेट कर लीजिए, सुस्त, ढीला, स्लो, लूज, तमाम सारे मीनिंग क्लियर हो जाएंगे आपको। सिनोनिम्स: लूज, लिम्प, टार्डी, रिलैक्स्ड, स्लिपशॉड, रेमिस, कैजुअल, केयरलेस, स्लगिश, लेथार्जिक, टॉर्पिड, ये सब। एंटोनिम्स: टाइट, स्ट्रिक्ट, प्रॉम्प्ट, फर्म, एक्टिव, राइट, मतलब सक्रिय, मेटिकुलस, जब आप सावधानी से काम करेंगे, अटेंटिव, डिलिजेंट, ये सब। वर्ड डिसिपेट, आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड डिसिपेट को स्टडी करते हैं। राइट, दिस वर्ड इज अ वर्ब, और इसका जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, इट्स वेरी सिंपल, डिसिपेटेड। मीनिंग है when something dissipates or when you dissipate it, it becomes less strong until it disappears or goes away completely. जब चीज़ें डिसिपेट करती हैं तो वो कमज़ोर पड़ जाती, पतली हो जाती हैं, वैनिश करने लगती, गायब होने लगती, छटने लगती। बेसिकली डिसिपेट का मीनिंग है चीज़ों को स्कैटर कर देना, फैला देना, छिड़का देना, ताकि वो एक कलेक्शन के तौर पे जो एक जगह जमा है, हाँ, एक जगह जमा होने के बजाय वो सब जगह फैल जाए। और जब चीज़ें सब जगह फैल जाएंगी तो वो कम लगने लगेंगी ना। आई एम टेलिंग यू हाउ। एक गिलास में पानी भरा हुआ, तो आपको लग रहा है बहुत सारा पानी है, उसी पानी को आप जमीन पे डाल दीजिए, तब आपको पानी वो कम लगेगा ना। अगर जमीन मिट्टी की हुई तो पानी वो सोख जाएगी सर। और अगर नहीं भी हुई तो उस चीज़ को हल्का सा जैसे फैला दिया आपने, तो वो पानी कम लग रहा है ना। जैसे आपके कपड़े में कोई दाग लग गया, कोई स्टेन लग गया, आपने डिटर्जेंट से उसको
क्लीन किया, तो वो अगर दाग धुल जा रहा है, साफ हुआ जा रहा है, तो भी वो डिसिपेट हो रहा है, खत्म हो रहा है ना, वो खत्म हो रहा है। और कई बार क्या होता है, स्टेन साफ नहीं होता बल्कि वो थोड़ा सा फैल जाता है और हल्का हो जाता है। कभी कभी एक छोटा सा जो दाग है, इतना छोटा सा, तो वो बाद में इतना हो जाता है, इतना बड़ा, लेकिन वो ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे 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 हल्का हो जाता है। तो वो सब जब कई थोड़ा सा और बड़ा हो गया साइज में ना, फैल गया, तो उसकी वजह से वो हल्का लगने लगा। तो व्हेन थिंग्स डिसिपेट, वो धीमे धीमे डिसअपियर करती हैं, वैनिश होने लगती हैं, वो थोड़ा सा लेस स्ट्रांग हो जाती हैं, कम होने लगती हैं, हाँ, धीमे धीमे वो गायब हो जाती। एक तरीके से स्कैटर कर देना। एक बोरी में खाद है, कंपोस्ट है बहुत ज्यादा, अब उसको आप सब जगह फैला दीजिए, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई वो खाद। दिस इज कॉल्ड टू डिसिपेट, डिसिपेट, राइट। अच्छा, डिसिपेट का एक मीनिंग और भी है, इट ऑल्सो मीन्स टू वेस्ट मनी, टाइम और एफर्ट्स। Dissipate. When someone dissipates money, time or effort, they waste it in a foolish manner. तो समय को, टाइम को, एनर्जी को, when you dissipate it, तो आप उसे वेस्ट करते हैं, राइट। ये इसका मीनिंग है। अब एग्जाम्पल 1 देखिए, there was lot of fog in early in the morning. सुबह बहुत ज्यादा कोहरा था, but when the sun rose it began dissipating. लेकिन जब सूरज दिखना शुरू हुआ तो कोहरा वो कहीं चला नहीं गया, वो कोहरा फैल गया सब जगह, और जब सब जगह फैल हो गया तो अपने आप गायब होने लगा। सब एक जगह वो था, वो धीमे धीमे सब जगह फैल गया, गायब हो गया, राइट। जैसे स्मोक ही है, धुआं है, किसी को सिगरेट पीते हुए देखिए, जब वो धुआं छोड़ेगा तुरंत बहुत ज्यादा दिखेगा, 1 ही 2 सेकेंड के बाद धुआं गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिसिपेट कर जाता है, वो इधर उधर फैल जाता है। अनफॉर्चुनेटली द एंथुजियाज्म ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स dissipates soon after they join any vocational training program. स्टूडेंट्स अक्सर जब किसी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो शुरू में तो बहुत एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद उनका जो एंथुजियाज्म है वो कम हो जाता है, इट डिसिपेट्स, राइट। एज ही थॉट इट ओवर, हिज एंगर ग्रेजुअली डिसिपेटेड। पहले उसको बहुत गुस्सा थी, लेकिन जब उसने उस विषय पे थोड़ी देर तक थम के, रुक के विचार किया, तो धीमे धीमे उसका जो गुस्सा था वो कमजोर हो गया, शांत हो गया, राइट, डिसअपियर होने लगा। ही इज डिसिपेटिंग हिज टाइम एंड एनर्जी ऑन स्टूपिड थिंग्स। वो बेकार की चीजों में अपने टाइम को, अपने एनर्जी को क्या कर रहा है सर जी? वेस्ट कर रहा है ना। ही इज डिसिपेटिंग हिज टाइम एंड एनर्जी ऑन मेनी स्टूपिड थिंग्स। बेकार के काम करके वो अपना समय, ऊर्जा जो है जाया कर रहा है। सिंपली वेस्टिंग हिज टाइम एंड एनर्जी। यू जस्ट डिसिपेटिंग द इनहेरिटेंस लेफ्ट बाय योर लेट फादर, आरंट यू। कोई कह रहा है कि तुम जो है ना अपने फादर के द्वारा छोड़ी गई जो विरासत है, पैसा है, साधन है, उसको सिर्फ बर्बाद कर रहे हो। जस्ट डिसिपेटिंग इट, वेस्ट कर रहे हो। मैंने बोला ना, डिसिपेट का मतलब चीज़ों को एक्स्ट्रा वैगेंट वे में खर्च करना, उन्हें वेस्ट करना भी इस तरीके से। अब जैसे गेटिंग इन्वॉल्व इनटू सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद मेनी पीपल इज लाइक डिसिपेटिंग योर सेक्स पावर, राइट। इसको जाया करना, वेस्ट करना। तो ये था डिसिपेट का मीनिंग। सिनोनिम्स कुड बी डिसअपियर, वैनिश, स्कैटर, डिस्पर्स, वीकेंड, लेसन, कमजोर पड़ना, और फिर यहाँ से वेस्ट करना हो जाएगा, ये फ्रिटर अवे, डिप्लीट करना, या स्क्वेंडर करना, जिसको कह सकते हैं। एंटोनिम्स: इकट्ठा होना एक जगह, कंडेंस करना, कॉन्सेंट्रेट, होल्ड, कलेक्ट, गार्नर, एक्यूमुलेट, कंजर्व, प्रिजर्व। इंक्रीज करना, कम करने के बजाय बढ़ाना, इंक्रीज कर देना। परक्विजिट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड परक्विजिट को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज अ नाउन। ये एक पॉजिटिव वर्ड हो सकता है, खुद में एक नाउन है। ज्यादातर हम इसको इसकी प्लूरल फॉर्म में ही देखते हैं, परक्विजिट्स। मीनिंग है अ सम ऑफ मनी और अदर बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस वन गेट्स इन एडिशन टू देयर सैलरी। जब किसी व्यक्ति को उसकी फिक्स्ड इनकम के अलावा, उसकी मंथली सैलरी के अलावा, वेजेस के साथ में
अलग से भी अगर कोई चीज दी जा रही है, इट कुड बी अ सम ऑफ मनी, इट कुड बी अदर थिंग्स एज वेल। सिंपल सा लॉजिक है, आपके घर में कोई लेबरर है, मजदूर है, उसने 10 दिन तक काम किया, तो आपने उसको हर दिन का जो मेहनताना था वो तो दिया, साथ में जब वो काम पूरा समाप्त हुआ और आप खुश हुए तो आपने उसे एक पैंट और शर्ट का कपड़ा भी साथ में गिफ्ट कर दिया, कुछ क्लोथ्स भी दे दिए साथ में। तो वो क्या हो गया सर? परक्विजिट्स हो गए। समझ में आया आपको? जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, कई बार उनको उनकी रैंक के की वजह से सैलरी के साथ साथ उन्हें ड्राइवर मिलता है, रेजिडेंस मिल जाता है। ये सब किस में आता है? परक्विजिट्स में आता है। कंपनी जब प्रॉफिट गेन करती हैं तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती हैं, मतलब उन्होंने जो शेयर्स खरीद रखे हैं उसका जो उनका उनका जो इंटरेस्ट हुआ वो तो उनको मिलता ही है, उसके साथ साथ अलग से भी वो अंश देती हैं कंपनियां, वो डिविडेंड, उसको भी परक्विजिट्स कहा जाता है। तो जो आपको आपकी फिक्स्ड, जिसके आप हकदार हैं, उसके अलावा भी अगर कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और बी इन फॉर्म ऑफ अदर थिंग्स, वो सब परक्विजिट्स में आता है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? सर एक वर्ड है रिक्वायर या रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत है आपको, जो चाहिए। अब इसी रिक्वायरमेंट या रिक्वायर के आसपास एक वर्ड है रिक्विजिट। ध्यान से देखिएगा सर, रिक्वायरमेंट का मीनिंग आप जानते हैं, रिक्वायरमेंट से बहुत रिलेट करता है रिक्विजिट। रिक्विजिट वो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है, जो ज़रूर चाहिए। तो एक कर्मचारी को ज़रूर क्या चाहिए? उसकी अपनी सैलरी। तो जो रिक्विजिट है उसी के आगे PER लगा दिया गया, तो परक्विजिट हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग में R के बाद E नहीं लगता, समझ रहे हैं ना? बाकी रिक्विजिट के ही आगे आप यूं मानिए कि पर लगा दिया गया। तो रिक्विजिट वो है जो आपको जरूर चाहिए, यानी आपकी सैलरी। तो जो परक्विजिट है वो सैलरी के अलग है, जो आपको दे दिया जाए तो ठीक, ना दिया जाए तो भी ठीक। तो परक्विजिट एडिशनल बेनिफिट्स हो गए। लेकिन ये पॉजिटिव वर्ड है, एज आई मेंशन इन द वेरी बिगिनिंग, तो आप इसे घूस ना समझिएगा कहीं से। इसे आप यूं ना समझिएगा कि जबरदस्ती करके जो है पैसे लिए ही जा रहे हैं तब काम किया जाएगा, नहीं, नॉट लाइक दैट। ये एक रिवॉर्ड के तौर पे है। किस तौर पे है? रिवॉर्ड के तौर पे। एग्जाम्पल्स देखिए, he is our senior most officer, he is the senior most officer amongst us, वो हमारे बीच में सबसे सीनियर ऑफिसर हैं, and that is why the department offers him perquisites such as transport and residence besides usual monthly salary। चूंकि वो हमारे सबसे सीनियर ऑफिसर हैं, इसलिए डिपार्टमेंट उनको सैलरी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और रेजिडेंस की भी फैसिलिटी देता है। यही फैसिलिटी क्या है? परक्विजिट्स है। Number 2, our company pays us perquisites too, besides our regular salary when it registers profit। जब हमारी कंपनी को प्रॉफिट मिल होता है तो हमारी कंपनी हमें सैलरी के साथ साथ कुछ एडिशनल भी देती है। लेट से अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी है 15,000 अ मंथ, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको 17,000 दे दिया गया, तो 2,000 का जो है उसे परक्विजिट दे दिया गया, राइट। परक्विजिट पैसे के फॉर्म में भी हो सकता है और अदर बेनिफिट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। इस वर्ड के कोई खास एंटोनिम्स तो नहीं है, इसीलिए सिनोनिम्स ही ज्यादा हैं, जैसे कि इंसेंटिव, अलाउंस, पर्क, बोनस, डिविडेंड, फ्रीबी। आपने एक इंडियन पॉलिटिक्स में एक वर्ड बहुत सुना होगा, मुफ्त की रेवड़ी, उसी को फ्रीबी कहा जाता है, रिवॉर्ड एक्सेट्रा। एंटोनिम्स कुछ खास नहीं है, इसीलिए पेनाल्टी लिख दिया गया और कट मैंने बता दिया। वर्ड नार्सिसिज्म, ढंग से सुनिए, वर्ड नार्सिसिज्म। आगे की स्लाइड्स में आइए इसी वर्ड को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज अ नाउन। इसका मीनिंग है द सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी स्टाइल एज हैविंग एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद। ये जो प्री ऑक्यूपेशन आप समझते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको कुछ और दुनिया में दिखता ही नहीं है, आप ही आप दिखते हैं। विद वन सेल्फ, स्पेशली वंस ब्यूटी। नार्सिसिज्म एक बीमारी है, नेगेटिव वर्ड है। इसमें व्यक्ति अपने ही आप को बादशाह समझता है, तुर्रम खां समझता है, अपने ही में वो दुनिया भर की सारी खूबियां देखता है। एक शब्द आपने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, वो नार्सिसिज्म का ही पार्ट है।
जब आप अपने आप को सब कुछ मानते हैं, स्पेशली आप अपने आप को दुनिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर समझते हो, आप एक महिला अगर हैं तो आपने आप को आप दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन दिस प्लैनेट कंसीडर करती हो, तो देन यू आर सफरिंग फ्रॉम नार्सिसिज्म। मैंने क्या कहा? यू आर सफरिंग फ्रॉम, नॉट यू आर एंजॉइंग, बिकॉज नार्सिसिज्म इज अ बीमारी, इट्स अ डिजीज, इट्स अ डिसऑर्डर। आप अपने आप को बहुत कुछ कंसीडर करते हैं, इनफैक्ट सब कुछ कंसीडर करते हैं, खास तौर पे अपनी सुंदरता को दुनिया में सबसे ऊपर आंकते, बहुत ज्यादा अपने आप को सुंदर कंसीडर करते हैं, अपनी ही तारीफ करते रहेंगे। समझने के लिए इस इमेज को देखिए। इस इमेज में एक महिला अपने आप को देख रही है और ये बीच में जो हार्ट्स हैं ये निश्चित रूप से यही दिखाने की कोशिश करें कि ये महिला इस मिरर में अपने आप को देख करके बहुत इतरा रही है, अपने आप की ये बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही है। तो ये नार्सिसिज्म का पार्ट है, और ऐसे लोग जो नार्सिसिज्म में यकीन रखते हैं या ऐसी बीमारी के शिकार होते हैं, ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नार्सिसिस्ट। समझने के लिए, हिंदुस्तान में महिला को हम नारी कहते हैं, नारी, महिला को, औरत को नारी कहते हैं। तो एक ऐसी नारी जो अपने आप को सबसे ज्यादा सुंदर मानती हो, तो वो नारी नार्सिसिज्म से पीड़ित है। नार्सिसिज्म को नारी से रिलेट करिए। एक नारी जो अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर मानती हो, तो वो नार्सिसिज्म से पीड़ित है, राइट? ये इसका मीनिंग हो गया। अच्छा, क्या होता है कि जब ट्रिक्स स्टूडेंट्स को बताई जाती है, अक्सर बच्चे ट्रिक्स का ही वेट करते रहते हैं, और बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ाते समय वर्ड्स को प्रॉपरली एलैबोरेट करने के बजाय सिर्फ ट्रिक्स पे ही जोर देते हैं। सिर्फ ट्रिक्स को जानना और ट्रिक्स के सहारे वर्ड की मीनिंग को समझना शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म गेन नहीं। किसी भी वर्ड्स को समझने के लिए उसका प्रॉपर एलैबोरेशन बहुत जरूरी है, उसको बहुत ढंग से समझने की जरूरी है, राइट? तो इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ ट्रिक्स के सहारे ना चले। एग्जाम्पल्स, दोज हु सफर फ्रॉम नार्सिसिज्म, ऐसे लोग जो नार्सिसिज्म से सफर करते, पीड़ित होते हैं, दे आर सेल्फ ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्सेस्ड एंड इवेंचुअली डू हार्म टू नोबडी एल्स बट टू देमसेल्व्स। और ऐसा करने वाले जो लोग नार्सिसिज्म से पीड़ित होते हैं, ये समाज को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये इवेंचुअली खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, राइट? एग्जाम्पल 2, यू मस्ट अवॉइड कंपनी ऑफ पीपल विद सीवियर नार्सिसिज्म। ऐसे लोगों की कंपनी से बचे, ऐसे लोगों से दूर रहें जिसमें नार्सिसिज्म की बीमारी है, राइट? आत्ममोह बहुत ज्यादा है। सिनोनिम्स, ऑब्सेशन, वैनिटी, खोखलापन, ईगो सेंट्रिसिटी, ईगोटिस्ट होना, कंसीट, वेननेस, खोखलापन, एरोगेंस, बहुत दिखावा, ईगोमेनिया, अपने आप को ही बहुत कुछ आप कंसीडर करते हो। कुछ खास इसके एंटोनिम्स तो नहीं है, तो जो भी मिले मैंने वो रखे हैं आपके लिए, जैसे कि मॉडेस्टी, ओरिजिनलिटी, ह्यूमिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। वर्ड डिफॉल्केट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड डिफॉल्केट को डिटेल में स्टडी करते हैं। सो डिफॉल्केट इज अ वर्ब, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। इसकी आगे की फॉर्म्स बड़ी ही सिंपल है, आपको डी ऐड कर देना है, डिफॉल्केटेड एंड डिफॉल्केटेड, राइट? इसका नाउन वर्जन है डिफॉल्केशन। जैसा कि मैंने बताया, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। इसको क्या बोलते हैं? इट मीन्स टू मिसयूज और मिस एप्रोप्रिएट द फंड्स अलॉटेड टू यू। पैसों की हेरा फेरी करना, गबन कर देना, चोरी करना। एग्जैक्ट मीनिंग इसका यही है कि जो आपको फंड्स दिए गए हो, जो किसी वेलफेयर के लिए यूज करने को बोला गया हो, तो अगर उसे मिसयूज किया जाए, उसकी चोरी कर ली जाए, उसे किसी दूसरी तरफ खर्च कर दिया जाए इंडिविजुअल नीड्स के लिए, जबकि वो मतलब सोशल नीड्स के लिए फंड अलॉटेड हो, कंपनी नीड्स के लिए अलॉटेड हो, तो वो क्या है? डिफॉल्केट है। अगर कोई सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय कुछ पैसों की हेरा फेरी करता है, मीन्स वो पैसे आते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए, लेकिन वो उन पैसों से अपने लिए कार खरीद लेता है, अपना घर बनवा लेता है, तो दिस एक्ट इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ डिफॉल्केशन। दिस मीन्स टू डिफॉल्केट द फंड्स, राइट?
अच्छा, अब आप इस वर्ड को याद कैसे करेंगे? द बिग क्वेश्चन इज दिस। बहुत ही सिंपल है। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, डिफॉल्टर। कोई बंदा अगर डिफॉल्टर है, बोलते हैं ना, ही इज अ डिफॉल्टर। तो डिफॉल्टर होने का यही मतलब है कि आप जो है पैसे की हेरा फेरी करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। हाँ, एक तड़ीपार टाइप के बंदे हैं आप। तो डिफॉल्टर होने का यही मतलब है कि आप टैक्स की चोरी करते हैं, पैसे का की हेरा फेरी करते हैं। तो आप बड़ी ही इजीली डिफॉल्टर से डिफॉल्टेट को रिलेट कर सकते हैं। ऐसा आपको करना ही पड़ेगा अगर आप इजी वे में इसकी मीनिंग को याद करना चाहते हैं। तो डिफॉल्टर का मीनिंग आप जानते हैं, जो तड़ीपार है, जो हेरा फेरी करता है, जो चोरी करता है। हाँ, तो वैसे ही डिफॉल्टेट करने का मतलब भी यही है, हेरा फेरी करना। एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल डिफॉल्टेटेड द मनी विच वाज सपोज्ड टू बी यूज्ड फॉर द रेनोवेशन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग फॉर हिज ओन पर्सनल नीड्स। प्रिंसिपल साहब ने वो पैसा जो स्कूल की बिल्डिंग के रेनोवेशन के लिए यूज किया जाना था, भाई साहब ने अपनी खुद की जरूरतों में उस पैसे का इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरीके से ही डिड व्हाट, ही डिफॉल्टेटेड द मनी। Example 2. The clerk kept defalcating the company funds for over 2 years. 2 साल तक क्लर्क जो है कंपनी के फंड्स को डिफॉल्केट करता रहा, हेरा फेरी करता रहा, इधर उधर करता रहा, बिफोर ही गॉट कॉट बाय द ऑडिट टीम। तब जाकर के कहीं ऑडिट टीम ने उसको पकड़ा, तब वो पकड़ में आया। सिनोनिम्स हो सकते हैं एम्बेजल, ये एग्जैक्ट सिनोनिम है, क्योंकि एम्बेजल का मतलब होता है पैसों की हेराफेरी करना। मिस यूज तो रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। पिल्फर छोटी मोटी चोरी को कहते हैं। मिस एप्रोप्रिएट, फिल्च, स्विंडल, चीट। अब चीट कैसे हो गया? जब आप डिफॉल्टेट कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, तो पैसा तो आपको ट्रस्ट के साथ दिया गया था ना, भरोसे के साथ। तो भरोसा आप तोड़ भी तो रहे हैं। सो इन अ वे जब आप डिफॉल्टेट करते हैं चीजों को, तो चीट भी तो करते हुए, राइट? वर्ड इनविंसिबल। आइए आगे की स्लाइड्स में इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इनविंसिबल को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इनविंसिबल। ये एक पॉजिटिव वर्ड है। इनविंसिबल होने का मतलब है कि आप इतने स्ट्रांग हैं, इतने पावरफुल हैं कि कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आप पर जीत नहीं सकता। यानी कि आप सब पर भारी हैं। अगर कोई आपको जीत नहीं सकता तो आप क्या हो गए? अजेय हो गए। क्या हो गए? अजेय हो गए। जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसे साइड में नहीं किया जा सकता, जिस पे चढ़ाई नहीं की जा सकती। इनविंसिबल, राइट? बहुत स्ट्रांग होना। याद करने का तरीका क्या है सर? ये जो इनविंसिबल का विन है ना, इसको आप WIN विन से रिलेट कर लीजिए। तो अगर कोई विंसिबल है तो उसे जीता जा सकता है, बट अगर कोई इनविंसिबल है तो उसे जीता नहीं जा सकता। समझ रहे हैं? अगर जैसे आपने कहा डिसेंट, तो वो व्यक्ति जो समझदार है, शालीन है, सभ्य है। IN लगा दिया इनडिसेंट, जो शालीन नहीं है, असभ्य है। IN से मीनिंग ऑपोजिट हो जाएगा ना। तो जब विंसिबल का जो विन है, इससे अगर आप WIN विन से रिलेट कर लो, तो इस विंसिबल का मतलब है जिसे जीता जा सकता है, और IN से उल्टा हो गया, यानी कि जिसे जीता नहीं जा सकता। तो जो बहुत स्ट्रांग, बहुत ताकतवर है, जिस पर चढ़ाई नहीं की जा सकती, उसे इनविंसिबल बोला जाता है। एग्जाम्पल 1, The invincible king did not lose even a single battle in his lifetime. पूरे जीवन काल में उस राजा ने एक भी युद्ध नहीं हारा। अब वो राजा एक भी युद्ध नहीं हारा तो वो कैसा राजा हुआ? He was an invincible king. Number 2, the politician won the elections for the 8th time in a row. In a row का मतलब होता है एक श्रृंखला में लगातार। उस पॉलिटिशियन ने 8वीं बार चुनाव जीता, वो भी लगातार। अब लगातार वो 8वीं बार चुनाव जीता, तो इससे साबित हो गया ना दैट ही इज इनविंसिबल, एंड प्रूव्ड व्हाई एवरीवन वुड कॉल हिम इनविंसिबल। और उसने ये प्रूव कर दिया कि क्यों हर कोई उसे इनविंसिबल कहता था, कि आप तो जीतेंगे जीतेंगे, आपको कौन हरा सकता है, आप राजा साहब हैं। नंबर 3, बाय विनिंग ऑल द मैचेस इन द लीग। लीग के सारे मैचेस जीतकर,
लेट्स से किसी लीग में टोटल में फर्स्ट मैच से लेके लास्ट फाइनल मैच तक 12 मैचेस हुए हों और एक टीम ने सारे ही मैचेस जीत लिए, तो अब एक टीम ने सारे ही मैचेस जीत लिए, तो वो टीम कैसी हुई? इनविंसिबल हुई, कोई उसे हरा ही नहीं सका, वो अजेय रही, राइट। तो ये था इनविंसिबल का मीनिंग। सिनोनिम्स: अनकॉन्करेबल, कॉन्करेबल का ऑपोजिट; इम्प्रेग्नेबल, जिसे भेदा नहीं जा सकता; अनबीटेबल, जिसे हराया नहीं जा सकता; इनडोमिटेबल, जिस पे चढ़ाई नहीं की जा सकती; इनसुपरबल, जिससे ज्यादा मजबूत कोई नहीं होगा; अनअसेलेबल, जिसे बीट नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, मार नहीं सकते, डुबो नहीं सकते। एंटोनिम्स: कमजोर, वल्नरेबल, वीक, इनडिफेंसिबल, कॉन्करेबल। समझ रहे हैं? कॉन्करेबल, जिसे हराया जा सकता है, जो बीटेबल है, जो डोमिटेबल है, जो प्रेग्नेबल है, जो असेलेबल है, जो सुपरेबल है, ये सब भी इसके एंटोनिम्स ही हो जाएंगे। वर्ड रिकैल्सिट्रेंट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड रिकैल्सिट्रेंट को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड recalcitrant is an adjective and it means someone who is extremely stubborn, disobedient or restricts authority or control। एक बंदा जो बहुत जिद्दी हो, बहुत अड़ियल स्वभाव का हो। हिंदी में क्या कहेंगे आप इसे? जिद्दी, अड़ियल स्वभाव का, बिल्कुल भी बात न मानता हो किसी की, किसी भी प्रकार की अथॉरिटी या कंट्रोल के खिलाफ हो। वन हु वांट्स all that he desires at any cost, वो जिसे जो चाहिए, मतलब चाहिए किसी भी सूरत में। one who doesn't want to obey any orders, जो किसी भी प्रकार के ऑर्डर्स को मानना नहीं चाहता, राइट। ऐसे व्यक्ति को, इट कुड बी अ चाइल्ड, इट कुड बी अ मैच्योर पर्सन, एन अडल्ट। सो रिकैल्सिट्रेंट हो गया, राइट। सो समवन हु इज रिकैल्सिट्रेंट, वो एक ऑब्डुरेट, स्टबर्न टाइप का बंदा है, जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत अड़ियल है, बहुत अड़ियल है, बहुत जिद्दी है, उसे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अपनी जिद दिखती है, राइट। इनडिसिप्लिन टाइप का, जो हर बात के लिए मना ही कर देगा, वही चाहिए जो वो चाहता है। We have plenty of examples, इनको पढ़िए। First one says, every class has some recalcitrant students and so do I, said the teacher। टीचर ने कहा कि हर क्लास में कुछ ऐसे अड़ियल, जिद्दी टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं और मेरी क्लास में भी हैं। Number 2, you have been the most recalcitrant person I've ever seen in my entire life। अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे बड़ा अड़ियल, जिद्दी, अवज्ञाकारी व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। यू आर द मोस्ट रिकैल्सिट्रेंट पर्सन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। नंबर 3, द रिकैल्सिट्रेंट गर्ल वुड नॉट ईल्ड, मतलब वो मानेगी नहीं, मानती नहीं थी। ईल्ड करने का मतलब होता है थोड़ा सा नरम रुख अपनाना, मतलब ठीक है, जिद छोड़ देना। until she got what she had asked for, that recalcitrant girl would not yield until she got what she had asked for। जब तक उसको वो मिल ना जाए जो उसने मांगा हो, तब तक वो मानती ही नहीं थी। She was so recalcitrant। Number 4, the dictator was so recalcitrant in his style of administration। उस तानाशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था, वो इतना ज्यादा अड़ियल और जिद्दी स्वभाव का था that he would even disregard international authority और conventions, कि वो यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय अथॉरिटी, नियम, कानूनों को भी नहीं मानना उसको, मतलब नहीं मानना तो नहीं मानना, सिर्फ अपने मन की चलानी। He was damn recalcitrant, बहुत ज्यादा अड़ियल स्वभाव का व्यक्ति। याद करने का कोई खास ट्रिक तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा तरीका हो सकता है। कैल से आप कैलकुलेटर को समझ लीजिए, कैलकुलेशन को, ठीक, कैलकुलेशन। री मतलब दोबारा। अब किसी बंदे से कहा जाए कि तुमने जो कैलकुलेशन की है ये गलत की है और तुम्हें ये कैलकुलेशन फिर से करनी है, तो वो कह रहा नहीं मैं नहीं करूंगा, मैंने जो कर दिया सो कर दिया, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, तो अड़ियल हो गया, बात ही नहीं मान रहा। किसी को बोला गया कि यार ये कैलकुलेशन तुमको फिर से करनी है, दोबारा करनी है, क्योंकि तुमने लास्ट टाइम गलत किया है, तो कह रहा नहीं नहीं नहीं, मैंने सही किया है और जो भी मैंने किया वही ठीक है, मैं इसे फिर से नहीं करूंगा। This means to be defiant, this means to be disobedient, disregarding, right? ये हो गया recalcitrant यानी अड़ियल व्यक्ति का
वर्ड का मीनिंग। सिनोनिम्स, स्टबर्न, ऑडेशियस, ऑब्डुरेट, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग, इंट्रैक्टेबल जो मैनेज ही नहीं हो सकता, अनमैनेजेबल, रिफ्रैक्टरी, डिफायंट जो हर बात का उल्लंघन ही करेगा। एंटोनिम्स, मॉडेस्ट, कंप्लायंट, सिविल, डिसिप्लिन्ड, एमिनेबल, डोसाइल, ओबीडियंट, सिंपल, हम्बल, मैनेजेबल जिसको आसानी से अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है, जो जो नियम अनुशासन में रह के काम करता होगा। वर्ड एड्रॉइट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड एड्रॉइट को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, आप देख सकते हैं ये एक पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है बहुत ही शार्प, बहुत तेज तर्रार, क्विक, फास्ट, मतलब शाते टाइप का भी कई बार, मतलब जो माहिर है, जो बहुत तेजी से समझता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्विक डिसीजंस लेना जिसको आता हो, जो बहुत निपुण हो, योग्य हो, राइट, चीजों को अपने फेवर में जिसे मोड़ना आता हो, ऐसे लोगों को एड्रॉइड बोलते हैं। जैसे कि आप कृष्ण को ले लीजिए, चाणक्य को ले लीजिए, या किसी भी नॉर्मल पर्सन को, आपको कोई फ्रेंड हो सकता है, इवन आप हो सकते हैं। अगर आप बहुत ही शार्प माइंडेड हो, आप बहुत क्विक हो, बहुत रिस्पॉन्सिव हो, आप बहुत तेजी से ये तय कर पाते हो कि ये चीज़ आपके फेवर में होगी या आपके फेवर में नहीं होगी, राइट। तो जो बहुत शार्प माइंडेड है, जो बहुत क्विक है, श्रूड है, स्विफ्ट है, एजाइल है, उसे एड्रॉइड कहते हैं। ज़्यादातर इसे बुक्स को लेकर के रिलेट करके नहीं देखा जाता कि कोई व्यक्ति पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसको एड्रॉइड कहा जाएगा। बेसिकली वन हु इज गुड एट डिसीजन मेकिंग, जो बहुत तेजी से डिसीजंस ले सकता है, सही डिसीजंस ले सकता है, सच पीपल आर कॉल्ड एड्रॉइड। आप एक शब्द में एड्रॉइड को स्मार्ट कह सकते हैं, राइट, स्मार्ट कह सकते हैं। अब एंड्रॉयड को समझने के लिए इस इमेज को देखिए, एंड्रॉयड लिखा हुआ, एंड्रॉयड फोन्स स्मार्टफोन्स में आते हैं। एंड्रॉयड फोन्स किस में आते हैं? बेसिक फोन्स में आते हैं? नहीं, स्मार्टफोन्स में आते हैं। जिस प्रकार एंड्रॉयड फोन्स स्मार्ट है, वैसे ही कोई एंड्रॉयड बंदा कैसा है? स्मार्ट है। बस एंड्रॉयड की स्पेलिंग और एंड्रॉयड की स्पेलिंग काफी हद तक मेल खा रही है, बोलने का तरीका मेल खा रहा है। जिस प्रकार लाइक एंड्रॉयड फोन्स आर स्मार्ट, एंड्रॉयड पीपल आर स्मार्ट। ठीक है, ये ट्रिक हो गई। सो वेरी क्विक और स्किलफुल इन वंस थॉट्स, बिहेवियर और एक्शंस, someone smart enough to handle situations by clinching a very profitable deal। clinch मतलब होता है कि आपने मतलब एक तरीके से डन हो गया, डील डन, एक प्रॉफिटेबल डील फाइनल करके द मैनेजर हैज वंस अगेन प्रूव्ड हाउ एड्रॉइट ही इज। एक बार उसने फिर से प्रूव कर दिया कि वो कितना माहिर है, कितना निपुण है, कितने पैने दिमाग का है। शी इज सो एड्रॉइट एट बीफूलिंग अदर्स। दूसरों को बेवकूफ बनाना तो जैसे सुबह से लेकर शाम तक उसको करना है, मतलब वो बहुत तेजी से दूसरों को बेवकूफ बना लेती है, तो वो माहिर है ना, तभी तो। Aren't you adroit at making excuses? तुम बहाने बनाने बहुत माहिर हो, नहीं? You are. Aren't you adroit at making excuses? तुम बहाने बनाने में बहुत माहिर हो, बहाने बहुत बढ़िया बना लेते हो। नंबर 4, those who would once heckle him, heckle मतलब परेशान करना, तंग करना, घेर लेना, every now and then, अक्सर, वो लोग जो कभी उसे अक्सर घेर लेते थे, बुली करते थे, मजाक उड़ाते थे, आर नाउ हिज बिगेस्ट फॉलोवर्स, आज उसके सबसे बड़े फॉलोवर्स में से हैं। एंड यू नो द क्रेडिट गोज टू हिज बीइंग सो एड्रॉयट एट कन्विंसिंग अदर्स। और क्यों ऐसा है? क्योंकि वो दूसरों को कन्विंस बहुत बढ़िया तरीके से कर लेता, तभी तो जो लोग कल तक उसको हैकेल किया करते थे, तंग किया करते थे, आज उसके बहुत बड़े फैन हो गए। यानी ही इज सो एड्रॉयट, बहुत माहिर है, बहुत। The adroit student wrote all the answers correctly। उस काबिल स्टूडेंट ने सारे ही आंसर्स सही सही दिए। तो ये था adroit का मीनिंग। Synonyms: skillful, adept, deft, sharp, shrewd, competent, masterly, peerless जिसके जैसा कोई नहीं, witty बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला, accomplished निपुण, well versed जिसको सब आता है। Antonyms: बेवकूफ, clumsy, incompetent, naive, मैलएड्रॉइट। ये एड्रॉइट का ऑपोजिट, एड्रॉइट के आगे एमएल लगा दीजिए, मैलएड्रॉइट, बेवकूफ, आर्टलेस, इनेप्ट एंड मेनी अदर्स।
वर्ड ट्राइट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड ट्राइट को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इसका मीनिंग है अ रिमार्क और एन आइडिया सेड टू बी ट्राइट इज वन that has been expressed or shared so often that it does not attract any attention or consideration now or have no freshness at all। कोई भी सुझाव, सजेशन, एडवाइस, आइडियाज, रिमार्क्स, कमेंट्स अगर वो ट्राइट है, कोई भी टास्क अगर ट्राइट है तो उसे इतनी बार किया जा चुका है, ऐसे आइडियाज़ इतनी बार अप्लाई किए जा चुके हैं, ऐसी एडवाइसेस इतनी बार दी जा चुकी हैं कि अब मतलब वो इतना रिपीट उनको किया जा चुका है कि अब उनमें किसी प्रकार से कोई नयापन नहीं है और अब वो एक तरीके से वर्केबल भी नहीं है, अब वो काम भी नहीं करने वाली। तो जो चीज़ें ट्राइट हैं वो वही पुरानी हैं, पकाऊ हैं, नीरस हैं या घिसी पिटी हैं एक तरीके से, राइट। ये है जैसे कि कोई एक्टर है, अब उसने 20 फिल्में करी, अब 20 की 20 फिल्मों में वो एक रोमांटिक रोल में रहा हो तो वो ऊब चुका होगा ना कि यार मैं हर फिल्म में वही मुझे रोमांस करना वही, तो वो ट्राइट रोल्स हो गए। अब एक्टर चाहता है कि कुछ नया एडवेंचरस रोल उसको प्ले करने को मिले, तो वो चीज़ें जो इतना रिपीट की जा चुकी हैं कि अब उनमें नयापन खत्म हो चुका है, वो ट्राइट है। एक जैकेट है, आप जितनी पार्टीज में जा रहे हैं उसी जैकेट को पहन के जा रहे हैं, 5 साल से आप उसको लगातार पहन रहे हैं, अब मतलब नहीं पहनना चाहेंगे ना। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें इतना ज़्यादा यूज़ किया जा चुका है, ट्राई किया जा चुका है कि अब और उन्हें ट्राई आप नहीं करना चाहते हैं। इसे याद करने का तरीका है कि आप इसे पार्ट में ब्रेक करिए और इसे लिखिए ट्राई इट, या ट्राई लिख लीजिए, ट्राई इट इक्वल्स टू ट्राइट। तो वो चीज़ें जिसे बहुत दफ़ा ट्राई किया जा चुका है और अब आप उसे और ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहते हैं, जिसे ऑलरेडी बहुत बार ट्राई किया जा चुका है तो अब आप नहीं ट्राई करना चाहते। जैसे कि घर में आप पूजा के समय कोई धूप बत्ती लगाते हो और उसको 10 साल से वही धूप बत्ती लगा रहे हो तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ट्राइट हो गई है, अब आपको चाहिए कि नई फ्रेग्रेंस मिले। आप एग्जाम्पल से समझिए और समझ में आएगा। इट विल बी नो यूज अटेंडिंग द रैली, रैली को अटेंड करने का कोई लाभ नहीं होगा। यू नो व्हाई? बिकॉज द लीडर विल प्रोबेबली रिपीट ऑल द ट्राइट टॉक्स आई हैव हर्ड 10 टाइम्स, क्योंकि ये नेता जो है वही बातें बताएगा, बार बार वही बातें कहेगा जो मैं ऑलरेडी 10 बार सुन चुका हूँ। बिजली, पानी, सड़क, यही सब करेगा वो। नंबर 2, द प्लॉट ऑफ द मूवी वॉज रादर ट्राइड। मूवी का जो प्लॉट है यानी कि जो स्टोरी लाइन थी उसकी वो काफी ट्राइड थी, मतलब बोरिंग सी, पुरानी वाली ही, जिसे आप ऑलरेडी सुन चुके हो। मेनी डायरेक्टर्स हैव ऑलरेडी मेड मूवीज ऑन दिस। बहुत से डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी ऐसे प्लॉट पे मूवीज बना रखी हैं, तो इसमें कुछ नयापन नहीं था। मोस्ट ऑफ दीज लव सॉन्ग्स हैव कॉमन एंड ट्राइट लिरिक्स। ये जो तमाम लव सॉन्ग्स हैं इनके एक ही जैसे लिरिक्स लगते हैं और वही पुराने घिसे पीटे लिरिक्स लगते हैं जिसमें कुछ नयापन नहीं है। Children need to be taught about real world conditions rather than the fairy tales with the same and trite storylines। बच्चों को चाहिए कि उन्हें रियल वर्ल्ड कंडीशंस वाली बातें बताई जाएं, वास्तविकता से अवगत कराया जाए, जो रियल वर्ल्ड कंडीशंस हैं उन्हें उनसे शेयर किया जाए कहानियों के रूप में, ना कि वही घिसी पिटी पुरानी परियों की कहानी, है ना, एक जैसी स्टोरी लाइन जिनकी हुआ करती थी, इसमें कुछ नयापन नहीं है। ट्राइट के सिनोनिम्स हो सकते हैं बैनल, कॉमन, बोरिंग, बोगस, स्टीरियोटाइप्ड, वही पुराना घिसा पिटा। स्टीरियोटाइप्ड का मतलब होता है कि पहले से फिक्स है, पहले से ही फिक्स है कि एक तरीके से रामायण का मंचन किया जाएगा और तुमको अंगद बना दिया जाएगा और तुम 10 साल से अंगद ही बन रहे हो। अब तुम चाहते हो कि अंगद की जगह हनुमान का रोल तुमको मिल जाए, तो वो ट्राइट है तुम्हारे लिए। कन्वेंशनल, परंपरागत, कॉमन प्लेस, साधारण सा, ओवर यूज्ड, जरूरत से ज्यादा यूज किया जा चुका, ओवरवर्क्ड, हैकनीड, वही घिसा पिटा पुराना। एंटोनिम्स, फ्रेश, न्यू, ओरिजिनल, नॉवेल या फिर रिफ्रेशिंग। डिसोल्यूट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड डिसोल्यूट को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, आप देख सकते हैं। इसका मतलब है समवन हु इज डिसोल्यूट डजंट केयर एट ऑल अबाउट मॉरल्स एंड लिव्स इन अ वे दैट इज कंसीडर्ड टू बी विकेड और इमोरल। मतलब
एक बंदा जिसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब जो बहुत एक तरीके से जो बेईमान टाइप का व्यक्ति है, या यूं कहिए जो अमानवीय हो सकता है, या पूरी तरीके से जो अनैतिक है, ठीक, उसको कहा जा सकता है। अ डिसोल्यूट पर्सन में ऑफन हैव मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एंड गेट ड्रंक। ये ज्यादा पॉपुलर केसेस हैं। डिसोल्यूट पर्सन जो बहुत ज्यादा नशा करता है, और ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी ही आप समझिए, विच इज नॉट गुड, हैविंग प्रोमिस्कुअस रिलेशनशिप विद मेनी पार्टनर्स। सेक्सुअली इंक्लाइंड पर्सन को, जिसे आप ना अय्याश कह सकते हैं इन सिंगल वर्ड। तो डिसोल्यूट को आप हिंदी में क्या कहते हैं? जो अय्याश है, जो बेशर्म है, और जिसको सही गलत से कोई मतलब ही नहीं, उसको अपने तरीके से जिंदगी जीनी है। डिसोल्यूट होने का ये भी मतलब होता है कि आप प्रॉपर्टी को बहुत मिसयूज करते हैं, बहुत खर्च करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि किसी को उसकी विरासत में बहुत सारी जमीन जायदाद मिली हो, तो वो खूब शराब पीता है, वो डिसोल्यूट हो गया। अय्याशी करता है, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज करता है, बहुत पैसे खर्च करता है, उसके उसके बहुत से लोगों के साथ शारीरिक संबंध है, तो सच पीपल आर कॉल्ड डिसोल्यूट, यानी कि अय्याश टाइप के। एग्जाम्पल 1, द किंग वॉज अ जस्ट पर्सन बट अनफॉर्चुनेटली हिज आयर वाज क्वाइट डिसोल्यूट। मतलब राजा तो एक प्रकार से न्याय प्रिय व्यक्ति था, वो एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका जो उत्तराधिकारी था, आयर, मतलब आयर को एयर भी कहते हैं, जो उसका उत्तराधिकारी था वो काफी अय्याश टाइप से था। द एक्ट्रेस स्टार्टेड लीडिंग अ डिसोल्यूट लाइफ आफ्टर शी रोज टू द टॉप। मतलब वो एक्ट्रेस जब अपने करियर के टॉप पे पहुंची, तो वहां से उसने अय्याशी शुरू कर दी। यू मस्ट हैव सीन अ बॉलीवुड मूवी कॉल्ड डर्टी पिक्चर। उसको देखिए कि उसमें यही दिखाया गया है कि एक सामान्य सी लड़की जो है, वो पहले एक फेमस एक्ट्रेस बनती है, और वहां जा करके फिर वो शराब में, जुए में, व्यभिचार में, प्रोस्टिट्यूशन में लिप्त हो जाती है। तो शी बिकम्स अ डिसोल्यूट लेडी। इस तरीके से ही वॉज अ डिसोल्यूट यंग मैन हु थॉट ऑफ ओनली ऑफ हिज ओन प्लेजर। वो एक अय्याश टाइप का आदमी था, जिसको सिर्फ अपने सुख की चिंता थी। इसको देखिए, ये बंदा कैसे सिगरेट पी रहा है खुलेआम, ये डिसोल्यूट है। हैव अ लुक एट दिस बॉय। इसको देखिए, इसका इससे भी चक्कर है, इससे भी चक्कर है। ही इज डेफिनेटली अ डिसोल्यूट पर्सन। इसको देखिए इसको देखिए, ये एक पार्टी टाइप से चल रही। इन भाई साहब को देखिए कैसे जमीन पे पड़े हुए, और ये पास में शराब की बोतल इन्होंने रखी हुई है। ये देखिए ड्रम्स बजा रहे हैं ये लोग, है ना, ये लोग ड्रम्स बजा रहे हैं, और ये देखिए यहाँ आदमी जो है शराब पिए धुत पड़ा हुआ है। शादी बारात में अक्सर ऐसा देखने को मिल जाता है। हम ही आप कई बार इतनी शराब पी लेते हैं कि पड़े हैं वहीं पर। दिस इज कॉल्ड टू बी डिसोल्यूट, अय्याश टाइप का। इसे याद करने का एक थोड़ा सा ट्रिक हो सकता है कि डिसोल्यूट का जो इतना हिस्सा है, इसे आप डिसॉल्व से रिलेट कर लीजिए। डिसॉल्व का मतलब घोलने से होता है, चीजों को घोल दिया गया। तो जो डिसोल्यूट टाइप का आदमी, वो घुला हुआ है, शराब के नशे में घुला हुआ, धुत है एक तरीके से, राइट। सिनोनिम्स: डीजेनरेट, लाइसेंसियस, विकेड, डिप्रेव्ड, लैक्स, डिबॉश्ड। ये सब बेसिकली चरित्रहीन व्यक्ति के लिए हो गए। डेकेडेंट, जो नीचे की तरफ ही लगातार जा रहा। सेल्फ इंडल्जेंट, अपने में ही घुसा हुआ, अपने में ही लिप्त है गलत तरीके से। प्रोमिस्कुअस, लिबर्टीन, इन सब का यही मतलब होता है, अय्याश टाइप का। एंटोनिम्स: मॉरल, वर्चुअस, प्योर। एब्स्टेमियस का मतलब होता है संयमी। संयमी किस प्रकार से? बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग नहीं करता, वो एब्स्टेमियस कहा जाता है। वर्चुअस, जो गुणों से भरा हुआ है, और डिसोल्यूट, जो गंदी चीजों से भरा हुआ है, राइट। रिवेटिंग। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड रिवेटिंग को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। रिवेटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है। मैं आपको समझाता हूं। ये एक रिवेट है। आप देखिए, ये कील है। अब ध्यान से देखिए, रिवेट पेन, रिवेट एंड, रिवेट हेड। इसी कील को, जिसे हम बेसिकली बोल्ट कहते हैं या नेल कह सकते हैं, उसी को रिवेट कहा जा रहा है। अब क्या किया गया है, इसको थोड़ा सा आग में, यानी कि आग में तपा करके, इसको देखिए यहां पर फिक्स कर दिया गया है। तो रिवेटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें चीजों को फिक्स किया जाता है। कील जब ठोकी जाती है, उसको एक जगह पर जाम कर दिया जाता है,
फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो दाएं बाएं हिल ना सके, मूव ना कर सके, और एक मजबूती देने के लिए जो है रिवेटिंग की जाती है, राइट। अब इसी को जब हम इंग्लिश में यूज करते हैं इसके अलग, जो फिक्सिंग वाला केस है उसके अलावा मैकेनिकल से अलग जब जाते हैं तो यहां पर रिवेटिंग वो चीज है जो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, मजेदार है, दिलचस्प है, मैंने क्या कहा, दिलचस्प है, मंत्रमुग्ध कर देने वाली है, मजेदार है, शानदार है, कि वह आपका ध्यान अपनी ओर इतना भयंकर खींचेगी कि वह आपको बांध लेगी। यहां भी देखिए बांधना हुआ, इधर भी रिवेटिंग में क्या किया जा रहा है, चीजों को फंसाया जा रहा, फिक्स किया जा रहा है। और इधर वो चीजें जो रिवेटिंग हैं, जैसे कि कोई फूलों का बगीचा है और वो इतना सुंदर है, उसमें दुनिया भर के इतने सारे फूल हैं कि आप देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, कुछ आपको होश ही नहीं है, किसी और तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, कि आपको लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, आप रुके हुए हैं। कोई चीज जो रिवेटिंग है वो इतनी ब्यूटीफुली डिजाइंड है, इतनी शानदार है, इतना अट्रैक्शन है उसमें कि उससे आपका जी भरेगा ही नहीं, वो आपका सारा अटेंशन अपनी ओर खींच करके बांध लेगा, आपको फिक्स कर लेगा वो आपके अटेंशन को। ये है रिवेटिंग का मीनिंग, समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी फैसिनेटिंग, इसको कहते हैं समथिंग दैट इज सो इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग दैट इट होल्ड्स योर अटेंशन कंप्लीटली। एग्जाम्पल 1, दिस मूवी इज अ मस्ट वॉच, ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, विद सच रिवेटिंग प्लॉट, क्या शानदार कहानी है, मतलब एक पल के लिए भी आप उस प्लॉट से, उस कहानी से दाएं बाएं नहीं सोच सकेंगे, शुरू से आखिर तक ये मूवी, ये प्लॉट, ये स्टोरी आपको बांधे रखेगी। तो सच अ रिवेटिंग प्लॉट दिस मूवी हैज, राइट, मजेदार। एक और एग्जाम्पल है, टू मी फुटबॉल इज द मोस्ट रिवेटिंग स्पोर्ट, मेरे हिसाब से जो फुटबॉल है सबसे शानदार गेम है, सबसे ज्यादा मजेदार गेम है, मुझे फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट हालांकि मैं उसे खेलता नहीं हूं, लेकिन मुझे फुटबॉल देखना बहुत पसंद है। मेरी नजर में फुटबॉल बहुत ही ज्यादा शानदार, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव स्पोर्ट है, बहुत ही ज्यादा रिवेटिंग स्पोर्ट है, बहुत शानदार, बहुत मजेदार। सिनोनिम्स, फैसिनेटिंग, इनग्रॉसिंग, इंथ्रॉलिंग, अट्रैक्टिव, कैप्टिवेटिंग, स्पेल बाइंडिंग, एब्जॉर्बिंग, एंटाइसिंग, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये याद रखिएगा दैट इट इज अ पॉजिटिव वर्ड। इसमें आप कभी कभी आप बंधना महसूस करते हैं सर, और जब कोई जबरदस्ती आपको बांध ले तो वो नेगेटिव हो गया। बोरिंग, टेडियस, रिपेलिंग, डल, इंटरेस्टिंग, कॉमनप्लेस, मंडेन, वही रोज रोज का जिसमें कोई भी मजा नहीं है। तो आप इस वर्ड को रिवेट से या रिवेटिंग विच इज ऑल्सो अ प्रोसेस, इससे समझने की कोशिश करें, हाँ, जिसका मतलब होता है चीजों को एक जगह फिक्स करना ताकि वो हिले डुले ना। ये देखिए इसको फिक्स किया गया, अब ये हिले डुलेगा नहीं कहीं से। जैसे आप दरवाजा जब लगवाते हैं घर में, जिसको आप कहते हैं कि चौखट आपने जाम करवाई, उसके बाद जब उसमें पल्ला लगवाते हैं आप, तो क्या होता है, वो कब्जे होते हैं, कब्जे में कील ठोकी जाती है। दिस प्रोसेस इज रिवेटिंग सर, अब फिक्स कर दिया गया, अब वो हिले विलेगा नहीं कहीं से। वर्ड क्लॉइस्टर्ड, आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड क्लॉइस्टर्ड को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। मीनिंग से ये वर्ड नेगेटिव है, मैं बताता हूं कैसे। इसका मीनिंग है इफ यू आर लिविंग अ क्लॉइस्टर्ड लाइफ, अगर आपकी लाइफ क्लॉइस्टर्ड है, यू आर लेस और नॉट कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब आप जो बाहर की दुनिया है उससे बहुत हल्का फुल्का, या यूं कहिए बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल सुनसान, वीरान, अलग से हैं। एंड हेंस यू फील क्वाइट लोनली एंड स्पिरिटली देयर, और इस वजह से आप वहां पर बहुत अकेला अकेला सा महसूस करते हैं और एक तरीके से आप बेजान सा महसूस करते हैं। बेसिकली क्लॉइस्टर क्या होता है, ये एक इनक्लोज्ड एरिया को कहते हैं। हिंदी में आप इसे मठ कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, आप इसे एक हवेली कह सकते हैं, पर जो बंद है, जिसमें दुनिया के लोग नहीं जा सकते, जिसमें दुनिया नहीं दिखती, एक बंद कमरा हो और उसमें खिड़कियां भले ही हों पर वो बंद रहती हों, तो वो एक क्लॉइस्टर फॉर्म कर लेता है। समझ रहे हैं, क्लॉइस्टर एक इनक्लोज्ड एरिया को आप क्लॉइस्टर कह सकते हैं। अब जब कोई बंद बंद सी जगह होगी तो भले शहर के बिल्कुल बीच में हो, लेकिन वो तो हमेशा बंद है ना,
वहां तो खिड़कियां और दरवाजे खोले ही नहीं जाते, और आप उसके अंदर हैं तो आप निश्चित रूप से सेक्लूडेड हैं, सेपरेटेड हैं और बिल्कुल एकांत वीरान सा महसूस करेंगे, है ना। कहीं से भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्लॉइस्टर्ड फील करने का यही मतलब होता है कि आप बेजान सा महसूस करेंगे, अलग थलग महसूस करेंगे, अकेला महसूस करेंगे, आपको लगेगा आप कैद में हैं, एक तरीके से बिल्कुल दूर हैं, किसी से कोई आपका संबंध ही नहीं है, निर्जन है, एक सॉलिटरी प्लेस पे आप रह रहे हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, दो आई लिव इन अ मैंसन, कोई कह रहा भले ही मैं एक हवेली में रहता हूं या रहती हूं, विद एवरीथिंग एट हैंड, सब कुछ है मेरे पास, मैं हवेली में रहती हूं तो सब कुछ है, आई फील क्वाइट क्लॉइस्टर्ड हेयर, फिर भी ये मैं यहाँ पर बहुत अलग अलग सा, अकेला अकेला सा फील करती हूँ या करता हूँ। वाई? एंड आई वॉन्ट टू गो आउट, सी द वर्ल्ड, मेक न्यू फ्रेंड्स, एंजॉय माई सेल्फ एंड मच मोर, और मैं बाहर जाना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ, नए दोस्तों को बनाना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ, और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो एक तरीके से बंद बंद से दुनिया हो। एक बॉलीवुड की मूवी आई थी कुछ वक्त पहले करिश्मा कपूर की, उस मूवी का नाम था अनाड़ी। उसमें जो करिश्मा कपूर का रोल है, उसमें वो एक बड़े घर की बेटी है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो शी फील्स क्वाइट क्लॉइस्टर्ड, उसकी लाइफ बड़ी ही क्लॉइस्टर्ड है वहां पर। वी नीड टू फ्रेम सम कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसीज, हमको कुछ व्यापक तौर पे एजुकेशन पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, जहां पर स्टूडेंट्स डोंट फील क्लॉइस्टर्ड विद इन 4 क्लासरूम वॉल्स एंड अमिट्स बुक्स, जहां पर बच्चे जो हैं क्लासरूम वॉल्स के भीतर और किताबों के बीच में बंधा बंधा सा, फंसा फंसा सा, कैद कैद सा महसूस ना करते हो, क्लॉइस्टर्ड ना फील करते हो। ही इज सच बुक वॉर्म, वो एक किताबी कीड़ा है, ऑलवेज क्लॉइस्टर्ड इन हिज बुक्स, दिन भर हमेशा वो अपनी किताबों में ही पड़ा रहता है, मतलब किताबों में ही घिरा रहना है उसको, बहुत ही क्लॉइस्टर्ड होकर के रहना है उसको, राइट। तो आप उस इमेज से जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई, और फिर क्लॉइस्टर का मतलब एक मठ या एक बंद जगह से होता है, उससे रिलेट करके देखेंगे तो बड़ी ही आसानी से समझ सकेंगे, राइट। कोई भी व्यक्ति बंद जगह में रहना नहीं चाहता, उसको घुटन सी होने लगती है, उसको लगता है कि मैं कैद में हूं जैसे। तो क्लॉइस्टर्ड के सिनोनिम्स हो सकते हैं इनक्लोज्ड, कन्फाइंड, सीक्वेस्टर्ड। सीक्वेस्टर्ड प्लेस वो होते हैं जो बिल्कुल वीरान है, अलग है, दुनिया से बिल्कुल दूर है, सेक्लूडेड है, सॉलिटरी है, इंसुलेटेड है, बिल्कुल अलग है, उन वहां आसपास कुछ है ही नहीं। और एंटोनिम्स में कनेक्टेड, फ्री, ग्रेगारियस, लोगों के बीच में, सोशल, एक्सपोज्ड, सब कुछ दिख रहा है आपको, स्पिरिटेड है, फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ ग्लोरी है, राइट। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड एम्बुश, आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड एम्बुश को डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एम्बुश वर्ड इज अ नाउन, इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ हाइडिंग, वेटिंग फॉर योर एनिमी टू अपीयर एंड देन लॉन्चिंग सडन अटैक ऑन देम, मतलब पहले तो छिपना, फिर अपने दुश्मन के आने का वेट करना और एकाएक उस पर हमला कर देना। इसको एक सिंगल शब्द में घात लगाकर हमला करना भी कहते हैं। क्या? घात लगाकर हमला करना, ठीक है ना। एम्बुश का मतलब क्या हुआ? जब आप छिप करके किसी के आने का वेट कर रहे हो ताकि आप अपने फायदे के लिए उस पे अटैक कर सकें, उसे मार सकें, उसे इंजर्ड कर सकें। आप इस इमेज को देखिए, इसमें कोई आ रहा है, ये देखिए ना, ये लोग आ रहे हैं, और ये देखिए इधर दो लोग, एक बंदा इधर छिपा हुआ है तलवार लेके, दूसरा बंदा इधर छुपा हुआ तलवार लेके, छिपे हुए ना, एकदम से ये हमला कर देंगे इन लोगों पर। ये एम्बुश है। क्या है? एम्बुश है, छिप कर हमला करना। रामायण में एक प्रसंग है जब राम जी ने बाली का वध किया था, बाली को मारा था, तो कहा जाता है वो भी एक एम्बुश ही था, क्योंकि राम ने सामने आके बाली को नहीं मारा था, राइट। वो एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे कि बाली बिल्कुल सामने आ जाए और फिर वो तीर छोड़ दे और बाली मर जाए। तो वो भी एक एम्बुश है। तो घात लगाकर हमला करना एम्बुश हो गया। याद कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। ये क्या लिखा? बुश। बुश का मतलब झाड़ी। सर, झाड़ियां ना छिपने के लिए बहुत बेहतर जगह होती हैं, छिप सकते हैं आप। तो बुश का मतलब झाड़ी से हो सकता है। तो यानी कि आप झाड़ी के पीछे छिपे हुए हैं, जैसे ही कोई आएगा वैसे आप उस पर हमला कर देंगे। सिंपल, याद करने का ये तरीका हो गया।
एग्जाम्पल वन, द आर्मी सेटअप एन एम्बुश, आर्मी ने एक एम्बुश सेटअप किया, मतलब छिप गई आर्मी, सो एज टू एलिमिनेट द टेररिस्ट, ताकि आतंकवादियों को एलिमिनेट किया जा सके जैसे ही वो जंगल से बाहर आए। आतंकवादी जंगलों में छिपे हुए थे, तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर आर्मी ने एम्बुश किया, छिप गए वो लोग, ताकि जैसे ही आतंकवादी बाहर निकलेंगे वो उन्हें उन पर हमला कर देंगे, राइट। एक और एग्जाम्पल है, द लॉयन वॉज वेटिंग इन एम्बुश फॉर अ प्रे नियर वाटर। प्रे बोलते हैं शिकार को, जैसे हिरन हो गया, जो कमजोर जानवर हो गया उसे प्रे। तो लॉयन भी तो जब हमला करता है तो सामने से कहां हमला करता है, छिपा रहता है, और जैसे ही वो देखता है कि उसका शिकार सामने है और एक एक सही समय है उस पर हमला करने का, वो एकदम से उस पर हमला कर देता। तो वो एक एम्बुश के जरिए ही तो हमला करता है, राइट। तो ये हो गया एम्बुश। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं, ट्रैप, सरप्राइज अटैक, पिटफॉल, एकदम से मतलब मतलब जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए और आप उसे टैकल ना कर सके। एम्बुश से रिलेट करता हुआ एक दूसरा वर्ड भी एम्बुस्केड। अब ध्यान से देखिए, इसके बिल्कुल आसपास जा रहा है, इसमें भी यही है, छिपकर हमला करना। स्नेयर एक फंदे को कहते हैं कि एकदम से फंदा डाल दिया गया, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कहां थे। तो ये सिमिलर वर्ड्स में आ सकता है। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड शिकैनरी को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज अ नाउन, यूजुअली ये एक अनकाउंटेबल है, नाउन है, यानी कि आपको इसे प्लूरल फॉर्म में यूजुअली नहीं यूज करना है। शिकैनरी बेसिकली क्या है, ये एक छल है, क्या है, छल है, ढोंग है, चाल है, एक प्रकार की ये एक ठगी है, समझ रहे, डिसेप्शन है, धोखा है, फ्रॉड है। शिकैनरी एक तरीके से चाल है, ढोंग है, ठगी है, छल है, ये है शिकैनरी। लेकिन इसका एक अपना एक तरीका होता है। शिकैनरी ये जो है, ये बेसिकली झगड़ा करने से, मारपीट करने से, किसी की हत्या कर देने वाला जो छल है वो नहीं है। ये बेसिकली किसी को बेवकूफ़ बनाने जैसा छल है, और इसमें शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। वर्ड्स के माध्यम से आप अपनी बातचीत, बोलने के तरीके के माध्यम से लोगों का ट्रस्ट जीत लेते हैं और उसके बाद फिर चीट करते हैं। जैसे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो है बातों के माध्यम से वोटर्स को इम्प्रेस करते हैं और उनका वोट ले लेते हैं और बाद में कोई हेल्प नहीं करते। तो दे आर द पीपल ऑफ शिकैनरी, समझ रहे हैं। एक जादूगर क्या करता है, हाथ की सफाई की दिखाता है, तो वो जो ट्रिक्स यूज करता है वो सब शिकैनरी में आता है, क्योंकि वो जो भी दिखा रहा है वो रियल नहीं है ना, वो ऑल दैट इज अनरियल, तो वो एक शिकैनरी का पार्ट है। तो शिकैनरी मतलब क्या है, क्लेवर यूज ऑफ ट्रिक्स, तरकीब का, चाल का, शब्दों का इस बहुत चालाकी से इस्तेमाल करना, ताकि जो आपका पर्पस है वो सर्व हो जाए, जो आप चाहते हैं वो डिलीवर हो जाए। पढ़िए, द क्लेवर यूज ऑफ वर्ड्स, टॉक्स, बिहेवियर और ट्रिक्स, द क्लेवर यूज ऑफ वर्ड्स, टॉक्स, बिहेवियर और ट्रिक्स टू डिसीव समवन और टू सर्व योर पर्पस, ताकि आप दूसरे को धोखा दे सकें या अपना जो हित है वो साध सकें, अपना जो उद्देश्य है वो पूरा कर सकें। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल विद शिकैनरी। ये जो दुनिया है ये ऐसे बहुत सारे लोगों की है जिसमें लोग बहुत चालाकी करते हैं, बहुत चालाक होते हैं, बहुत ठगी करने वाले लोगों की दुनिया है ये। कॉट ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, बिना टिकट पकड़े जाने पर द क्लेवर लेडी exercise chicanery to save herself from being either forced to pay fine or sent to jail। एक महिला को बिना टिकट पकड़ लिया गया, अब यही हुआ कि या तो उसको फाइन पे करना पड़ेगा तो जेल में डाल दिया जाएगा, फिर वो करे क्या, तो उसने कुछ ट्रिक्स लगाई, उसने कुछ ढोंग रचा होगा। कैसा भी हो सकता है कि उसका वॉलेट गिर गया, या उसके बच्चों ने उसको उसके घर से निकाल दिया, उसके पास पैसे नहीं है, शी इज सो पुअर, ये जो भी उसने ढोंग बोला हो, है ना, जो भी उसने घड़ियाल के आंसू बहाए हों, तो वो सब शिकैनरी में आ जाएगा। ठीक है। नंबर 3, वही जो मैंने शुरू में क्लियर किया, पॉलिटिकल लीडर्स आर ऑलवेज अप टू। बी अप टू का मतलब होता है रेडी होना। बी अप टू मीन्स टू बी ऑलवेज इंक्लाइंड टू बी ऑलवेज रेडी टू। So political leaders are always up to all sorts of chicanery to get citizens vote in their favor। जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो
उनके पास दुनिया भर के तिकड़म होते हैं, चाल होती हैं, तिकड़म, शिकैनरी। हाँ, वो सब जानते हैं, वो लोगों को अपनी बातों में उलझा करके उनसे उनका वोट ले ही लेते हैं। ठीक है, अब शिकैनरी का मीनिंग आप जान गए, चालबाजी है, ये छल है, ढोंग है, स्वांग है, राइट। वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है इसमें। याद कैसे करेंगे आप? शिकैनरी को जब बोलिए तो शिकारी बोलने की कोशिश करिए। शिकैनरी को शिकारी से रिलेट, शिकैनरी शिकारी। तो शिकारी क्या करता है? चाल चलता है, ढोंग चलता है, यही सब तो करता है ना वो। तो वहीं से आप इसे इजीली समझ सकते हैं। वो चाल चलेगा, छलेगा, धोखा देगा, चालाकी दिखाएगा, ताकि वो जो चाल चलना चाहता है कोई जान भी ना पाए और वो अपने शिकार में फंसा भी सके। तो शिकैनरी, शिकारी के पास एक चाल होती, वैसे शिकैनरी क्या है? शिकारी यानी चाल। सिनोनिम्स: गाइल, डिसेप्शन, सबटरफ्यूज, ट्रिकरी, चीटिंग, स्लाइनेस, आर्टफुलनेस, ड्यूपिंग, है ना। ड्यूप करने का मतलब होता है किसी को ठग लेना, ठगी। एंटोनिम्स: ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, अपराइटनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, प्लेननेस, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड ऑफ द डे का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने एक नया वर्ड सीख लिया होगा। कितने लोगों को ये वर्ड नया लगा वो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और बाकी लोग भी, उन्हें ये वर्ड समझ में आया, कितना समझ में आया, कितना यूज़फुल लगा, ये अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वर्ड ऑफ द डे के सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।